सबसे बड़ा दंगल महापोल, पहला आंकड़ा कुछ ही देर में आने वाला है। दिल्ली की 70 सीटों का 70 सीटों का पहला आंकड़ा। सारे एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको महापोल। महापोल क्या कहेगा ये देखना होगा। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं लगातार। राजीव जेटली जी बीजेपी से हैं, गुंजा कपूर जी हमारे साथ हैं, निशांत वर्मा जी हमारे साथ हैं, घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ शेष नारायण सिंह जी हैं, हमारे साथ रामकृपाल सिंह जी हैं और शोएब जमाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद मंसूरी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, चंदन जजवाड़े कांग्रेस के दफ्तर से, दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर से, और प्रियंका कांडपाल दिल्ली बीजेपी के दफ्तर से, और आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शाहीन बाग से। इंतजार है पहले आंकड़े का जो ठीक 6:30 बजे आने की उम्मीद है। पहला आंकड़ा, सारे एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे और महापोल का आंकड़ा दिखाएंगे। सवाल वही कि पिछली बार तो 67 थी, इस बार क्या होता है? क्या पिछली बार की तरह एक सुनामी होगी 67 के आसपास की, या एक तूफान होगा आम आदमी पार्टी का 60 के आसपास का, या एक आंधी होगी 50 के आसपास की, या एक 40 के आसपास की हवा होगी, या बाजी पलट जाएगी? बाजी पलट जाएगी राजीव जी? देखिए बिल्कुल पलटेगी, बिल्कुल बाजी पलटेगी। आप देखिए पूरी दिल्ली ने इस बार बाजी पलट जाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पूरा मैंडेट आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है दिल्ली के अंदर, और ये बात बहुत जल्दी आपके एग्जिट पोल में भी नजर आने वाली है। बाजी पलटने की उम्मीद में बैठी है बीजेपी। नहीं तो किशोर जी, मैं एक छोटी सी बात कह दूं। 2015 का चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था तो दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें दी थी। ये चुनाव दिल्ली के लोग लड़ रहे हैं उन ताकतों के खिलाफ जो दिल्ली की डेवलपमेंट के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि दिल्ली की डेवलपमेंट हो, जो नहीं चाहते कि गरीब लेकिन एक यहाँ पर नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो, जो नहीं चाहते कि सरकारी अस्पताल ठीक हो। ये चुनाव दिल्ली के लोगों का चुनाव है, दिल्ली के लोगों ने लड़ा है और दिल्ली के लोग पिछली बार से बड़ा मैंडेट हमें देने जा रहे हैं। एक सवाल शेष जी, पोलिंग परसेंटेज कम होने का क्या मतलब है? पोलिंग परसेंटेज कम होने का क्या मतलब? एक मिनट भाई साहब, माइक मेरे पास है। भाई साहब माइक मेरे पास है, आवाज आपकी ऊंची होगी या धीमी होगी अभी कुछ ही मिनट में पता चल जाना है। हाँ शेष जी, पोलिंग दुनिया जानती है पोलिंग परसेंटेज कम है, इसका मतलब उसको हटाने के लिए उत्साह थोड़ा कम लग रहा है। आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए उत्साह कम लग रहा है। पोलिंग परसेंटेज कम होने का मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो सकता है? रामकृपाल जी, हटाने के लिए लोग टूट के नहीं वोट दे रहे। होता यही रहा है कि अमूमन जिस तरह से अभी मुझे लग रहा है कि ये शायद 55 के ऊपर नहीं जा पाएगा। हो सकता है कि इससे ऊपर चला जाए, लेकिन अगर 55% है तो अमूमन ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाता है। तो अब सवाल ये घनेन्द्र जी कि जब दिल्ली के लोग लड़ रहे थे चुनाव, तो दिल्ली के लोग कम क्यों आए बाहर निकलने के लिए? देखिए, मैं उसका भी एक कारण है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे का पूरा कैंपेन नेगेटिव लड़ा, दिल्ली के लोगों को बार बार गलत जगह डाइवर्ट करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं जो वो वोटर था, जो कॉमन वोटर था, वो इनकी वजह से, नाराजगी की वजह से बाहर नहीं निकला। कि इस तरीके की स्पीच हो रही थी दिल्ली में, कोई कह रहा गोली मार दो, कोई कह रहा गोली मार दो, कोई कह रहा आतंकवादी है, कोई कह रहा आतंकवादी है। इस तरीके की हेट स्पीच का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। और मैं बता रहा हूं कि अब लोग बाहर निकले, प्रो इनकम्बेंसी वोट पड़ा है, लोगों ने बाहर निकल के केजरीवाल के लिए वोट नहीं डाला, अच्छी शिक्षा के लिए वोट डाला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए वोट डाला है, अच्छी बिजली के लिए डाला है। नहीं, सुनिए, इलेक्शन हो चुका। केजरीवाल जी कह रहे थे कि काम ना किया हो तो वोट ना देना, तो नहीं आए वो वोट देने। कम क्यों आए? मैं बता रहा हूं कि जो वोटर निकला है, वोटर हमारे काम के लिए निकला है, और जो वोटर नहीं निकला वो इनकी वजह से निकला। 7 सांसद इनके थे, 16 साल से नगर निगम में ये है, 6 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, इन्होंने रोजगार नहीं दिया। इन्होंने महिला एक मिनट निशांत जी, महिला की सुरक्षा पुख्ता नहीं कराई। निशांत जी एक बात, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस वाला वोटर नहीं निकला, बोला ना लड़ तो ये दो रहे, हम अपना घर बढ़ जाते हैं? देखिए मेरे ख्याल से जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो सबके लिए लाभदायक होंगे। मुझे समहाउ सबके लिए लाभदायक कैसे? वही बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रो इनकम्बेंसी वोट गिरा है इस पर, लगा है इस बार। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब है, मैं बता रहा हूँ, प्रो इनकम्बेंसी का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि तीनों को फायदा है। शायद यही लोग वापस सरकार बना रहे हैं, भाजपा 3 से ऊपर ला रही है और कांग्रेस 0 से ऊपर आ रही है। वैसे आज भी फ्री थी, महिलाएं घूमने गई थी बच्चे लेकर साथ में। युवा जो थे बहुत थके हुए थे, शाहीन बाजार की वजह से 5-5 घंटे लाइनों में लगे रहते थे।
ये सब समस्याएं दूर करनी थी तो वोट भी आ जाती। किशोर जी, निशांत जी ने बहुत अच्छी बात बोली। पूरे दिल्ली के चुनाव का नैरेटिव यही था कि ये लोग 0 से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो 3 से आगे की बात कर रहे थे, हम 67 से आगे की बात कर रहे थे, और दिल्ली के लोगों ने 67 अच्छा, इतना सब कुछ हुआ राजीव जी, उसके बाद भी पिछली बार 3 आई थी, उसके बाद भी अगर ढाक के 3 पात्र रहे तो? देखिए, मैंने सबसे पहले आग्रह करूंगा, चुनाव खत्म हो चुके हैं। कई बार नेताओं को ऐसा सिखाया जाता है, कई डेड बॉडी जारी होती है, बोलते हैं राम नाम, उनको आदत होती है जिंदाबाद जिंदाबाद करने की, तो अभी भी वही भाषण दे रहे हैं। तो बात मुद्दे की बात ही है, मुद्दे की बात ही है, मुद्दे की बात ही है, मुद्दे की बात है। दिल्ली की अभी भी जिंदाबाद अभी भी जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे अभी भी जिंदाबाद जिंदाबाद। खत्म हो गया, ईवीएम में सब कुछ बंद हो चुका है। बोलिए आप काम की बात करो, मुद्दों में बात करो, हेट स्पीच छोड़ो। अच्छा, एक माहौल देख लेते हैं। चंदन जी, चंदन, आप कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं, कोई है वहां? कांग्रेस दफ्तर की बात करें किशोर, तो यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है, एक भी व्यक्ति नहीं मौजूद है जिससे कि हम बात कर सकें, एग्जिट पोल पर कोई रिएक्शन ले सके। कांग्रेस ने एक तरह से माने तो जो दफ्तर कह रहा है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस ने अपने हथियार वहां कोई नहीं है। पहले ही डाल दिए। प्रियंका मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में कितने लोग हैं? जी, यहाँ पर यह बताएं कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी दिल्ली दफ्तर में ही फिलहाल मौजूद है। अंदर वो गए हैं, फिलहाल बात नहीं करें, लेकिन बाहर कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से अगर बात कर लें, थोड़ी देर में एग्जिट पोल आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आप तो यकीन है? कितनी सीटें देंगे अपने एग्जिट पोल में आप? 54 सीटें आ रही हैं। 54 सीटें। आप कितनी सीटें देंगे? कम से कम 50 से 60 आ रही बीजेपी की। 50 से 60 आ रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या होने वाला है दिल्ली में? 50 प्लस आएंगे मैडम जी। दिल्ली में बीजेपी की लहर चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की लहर चली, और भी मुझे लोग दिख रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ स्वीप कर रही है। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी भी हारने वाले हैं नई दिल्ली से। अच्छा। और उधर मनीष सिसोदिया जी भी हारने वाले हैं। चलिए, आज का वोटिंग परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। वो देख लेते हैं, वो तो 11 तारीख को पता चल जाएगा। जावेद, आम आदमी पार्टी दफ्तर, वहां का क्या हाल है? वहां क्या बोल रहे हैं लोग? किशोर, यहाँ भी देखिए कमोबेश सन्नाटा ही पसरा है, क्योंकि अभी कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। कुछ प्रवक्ता ज़रूर है पार्टी ऑफिस में जो अलग अलग रूम्स में दूसरे चैनल्स को, अलग अलग चैनल्स को लाइव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर दिखाएंगे तो अभी अरविंद केजरीवाल की सिर्फ वो बड़े बड़े फ्लैक्सेस लगे हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि चुनाव से पहले तमाम जो विधायक थे, जो उम्मीदवार थे, ठीक है। जावेद, ऑफिस में गणेश जी, आपके दफ्तर में सन्नाटा क्यों है? जावेद भाई, कार्यकर्ता सारे फील्ड में हैं, वहां पे बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं, और 11 तारीख को दिल्ली पूरी खुशी मनाएगी, जश्न मनाएगी। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा, दिल्ली के काम होते रहेंगे, दिल्ली की शिक्षा ठीक होती रहेगी, दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक होता रहेगा, बिजली ठीक मिलेगी, पानी ठीक मिलेगा, महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरा। अरे इलेक्शन हो गया इलेक्शन। आनंद हमारे साथ जवाई साहब मौजूद हैं। शाहीन बाग का क्या हाल है? वहां पर क्या स्थिति है? वहां क्या अभी भी वो लाइनें वाइनें तो खत्म हो गई हैं? बूथ बंद हो गए सारे? जी देखिए किशोर, बिल्कुल मतदान खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग अंदर हैं, करीबन 4 से 5 लोग अंदर हैं जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 6 बजे वो यहाँ पर थे तो उन्हें उनका राइट से अंदर जाने का, तो वो यहाँ पर गए थे जो रूल से उसके मुताबिक, और वो यहाँ पर अपने मत का 4 से 5 लोग हैं केवल जो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पर तमाम पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं। ये सुबह खचाखच ये रोड भरी थी, हमने आपको नज़ारा दिखाया था, एक तरफ महिलाओं से एक तरफ पुरुषों से, लेकिन अब यहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने मतदान का प्रयोग कर अपने घर चले गए हैं, और यहाँ पर करीबन अच्छा खासा मतदान हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लिया है, और तमाम वर्ग के जो लोग हैं आयु के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर अपने मत का प्रयोग किया है। ओखला विधानसभा क्षेत्र में ये आता है, महत्वपूर्ण ये एक सेंटर था। जमाई साहब, क्या आमतौर पर जितना उत्साह होता है चुनाव को लेकर उस इलाके में इस बार ज्यादा था इस प्रदर्शन की वजह से? नहीं, देखिए, मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं। हम हमेशा इंतजार करते रहे कि शाहीन बाग का मंच सजा है, आकर के गाना गा लीजिए, लेकिन मुझे लगता है फुर्सत मिल गई होगी तो आज जरूर आएंगे वो गाना बजाना करने के लिए। दूसरी बात, चाय हमारी खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक चाय पर चर्चा करने नहीं आए, अगर करने आ जाते तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है मुझे लगता है कि अब जितनी मेरा सवाल नहीं, आप भी भाषण
आप भी भाषण न दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी लंबी लाइनें दिखी आज, क्या पहले भी इतनी होती थी? शाहीन बाग आने वाले वक्त में और आज भी हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा को तय कर रहा है। जिस तरीके से डेमोक्रेसी में अपना विश्वास जमाते ये हुए चुनाव शाहीन बाग में था। शाहीन बाग ने ये चुनाव बढ़ चढ़ के मतदान किया है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। ये बात गुंजा तो तय जी, शाहीन बाग की ये चुनाव दिल्ली की हार जीत पर है या शाहीन बाग की हार जीत पर है? नहीं, ये चुनाव दिल्ली की हार जीत पर है। मुझे नहीं लगता हमें इतना ध्यान और इतने रिसोर्सेज और इतना अटेंशन देना चाहिए शाहीन बाग को। शाहीन बाग दिल्ली का एक मोहल्ला है और वहां पर जो हो रहा है वो लोगों का अधिकार है, बस और कुछ नहीं। तो फिर आप क्यों गई थी? क्यों गई थी? सुन लेते हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो हैकल कर रहे हैं, उनको पहले बोल दीजिए जरा चुप हो जाए। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग। नहीं, क्योंकि वो केजरीवाल में जान एनीवे व्हाटएवर, हम वहां जा क्यों नहीं सकते? शाहीन बाग दिल्ली का हिस्सा है, दिल्ली भारत की राजधानी है, मैं भारत की नहीं, आप कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनाव में सिवाय शाहीन बाग के कोई मुद्दा नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं पहले आंकड़े का। शाहीन बाग पहले आंकड़े का। निशांत जी है तो दीदी बुर्का और चप्पल पहन के क्यों? अच्छा चलिए, वो बात हो जामिया चुकी, से ना, वो बात हो गई, जामिया में जो आप लोगों ने मेरे साथ वो हरकत बात हो करी। चुकी। नहीं, वो जामिया में जो बात हो हरकत करी, चुकी। उस पे शर्म ना आई आपको? उसके लिए आपकी हिम्मत ना हुई किसी को कहने जामिया की? ने तो उसके आपको बाद हम अपनी वो बात हो चुकी। प्लीज छोड़ दीजिए। दिल्ली का निशांत जी, चुनाव है, निशांत मेरा जी, नहीं है। क्या इसमें जो भी नतीजा आता है उसके बाद शाहीन बाग के बारे में कुछ कहा जा सकेगा? क्या ये फैसला शाहीन बाग पर कुछ संकेत देगा? शाहीन बाग एक निशांत जी, मोहल्ला निशांत है, जी। बस और कुछ देखिए, नहीं। बहन गुंजा कह रही शाहीन बाग सिर्फ एक मोहल्ला है, मैं भी मानता हूँ। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बन गया है। मतलब उनको कहाँ से कॉन्सेप्ट लगता है? अगर खाली एक मोहल्ला है तो क्या चिंता करते? उन्होंने कभी नहीं कहा आप बीच में मत बोलिए। आप वहाँ भी बहुत बोल के आए, यहाँ मत बोलिए। लेकिन मेन चीज ये है कि पहला आंकड़ा आ रहा है, आ गया एग्जिट पोल्स का पहला आंकड़ा आ रहा है। टाइम्स नाउ एग्जिट पोल कहता है आम आदमी पार्टी 44, बीजेपी 26, कांग्रेस 0। 44-26-0 ये पहला आंकड़ा है। महापोल की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला आंकड़ा टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कह रहा है 70 सीट में 44-26-0। अमीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमीश, 44-26-0। देखिए, दिल्ली के चुनाव के अंदर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक, जिस तरह से कैंपेन हुआ वो राष्ट्रीय स्तर का कैंपेन था, और जो नंबर सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगाया जा रहा था कि वन साइडेड इलेक्शन रहेगा एंड आम आदमी पार्टी विल बी 60+, 60 से ज्यादा सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिलेगी। लेकिन यहां पर जो पहला नंबर आया है, पहला नंबर जो है वो 26 का आया है। ये बड़ा नंबर है। तो 26 ये बीजेपी को एक एनकरेजमेंट देता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता की पहली लकीर आज खींचता है, क्योंकि जो पार्टी ऐसा सोच रही थी कि 60 सीटें आ रही है, लेकिन अभी एग्जिट पोल है, अभी लेकिन फिर भी सरकार उनकी बन रही है। बिल्कुल, सरकार तो लगभग बनी रही है और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ अगर ये आंकड़ा रहता है फाइनल तो, अगर ये आंकड़ा रहता है तो। लेकिन अभी महापोल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला आंकड़ा 44-26 का। शेष जी, एक किशोर मैं बात बोलना चाहता हूं। हरियाणा के अंदर बीजेपी को 75+ बीजेपी का नारा था, और तमाम एग्जिट पोल जो थे वो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 70 के आसपास, 65 के आसपास, 50 से ऊपर दे रहे थे, लेकिन अंतिम आंकड़ा 40 का आया। तो ट्रेंड होता है जो एग्जिट पोल पकड़ते हैं, ट्रेंड में आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है। ये बढ़त कितनी बड़ी होती है वो देखने वाली बात होगी। जो कई तरह की रिपोर्ट्स है कि आउटर दिल्ली के इलाके में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, वो देखना होगा कि वो किस तरफ गई है, क्योंकि दिल्ली का भी पूरा नंबर आएगा निकल। जी बिल्कुल, दिल्ली का नंबर, और आउटर दिल्ली में फिर गांव भी है, और अब वहां पर पूर्वांचल से आए लोग भी काफी बसाए गए हैं। तो आउटर दिल्ली का कैरेक्टर पहले जो था वो अब वैसा वाला भी नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या है वो देखना पड़ेगा। शेष जी, 44-26 से आपको क्या लगता है? बीजेपी ने जो जिस तरह से कैंपेन लड़ा उसका काफी फायदा हुआ है? ये वो उसी का है जो बीजेपी ने जिस तरह शाहीन बाग को, पाकिस्तान को, 370 को, जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को हाईलाइट किया, और ये जो फोकस करना चाहते थे बिजली पानी पे, तो उससे डाइवर्जन निश्चित रूप से हुआ। इसी का रिफ्लेक्शन है ये। रामकृपाल जी, ये लेकिन फिर भी
अगर इस पर जाकर गाड़ी अटकती है तब भी तो सरकार तो नहीं बनी। देखिए, अगर ये फिगर है, सरकार बने न बने, जो लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली इलेक्शन से बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश को, तो जैसा कि अभी शेष ने कहा और आपने भी, अमीश ने कहा, ये 26 सीट अगर बीजेपी 3 से 26 पहुंचती है तो इसका मतलब ये है कि लोकल इशूज तो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय इशू पर भी जनता सोच रही है और उस पर भी हुआ। तो क्या ये माना जाए शेष जी कि लोकल इश्यूज पर बीजेपी बैकफुट पर थी? 100% बैकफुट पे थी, क्योंकि वो जिस तरह से आज तुम्हारे इंटरव्यू में उसने साफ साफ दूसरा आंकड़ा देखिए, दूसरा आंकड़ा रिपब्लिक टीवी का 48-21 का है। अरे यानी ये भी 20 से ऊपर है। नहीं तो रिपब्लिक टीवी का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 20 से ऊपर है। जी जी उसमें कांग्रेस को एक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इससे में ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का नंबर 20 से ऊपर है, 20 से ऊपर जा रहा है। ये देखिए, आप ओपिनियन पोल में देखिए, जो गाड़ी 6 से 8 से शुरू होती है, 6 से 10 तक का आकलन लिया जा रहा था, वो गाड़ी एग्जिट पोल पे 21 और 26 के बीच में घूमती है, 20 को पार कर गया। आम आदमी पार्टी 48 के इर्द गिर्द, दूसरी तरफ 42 के इर्द गिर्द। गुंजा कुछ कहना चाह रही है। गुंजा, डू यू थिंक शाहीन बाग ने एक बड़ा डेंट डाला आम आदमी पार्टी की बढ़त के अंदर, अगर एग्जिट पोल की हम नजर करें? देखिए, शाहीन बाग ने डेंट डाला वो ना डाला, क्योंकि मैं बार बार यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री ने कहा है वो एक प्रयोग है जो वो पूरे भारत में एक्सट्रापोलेट करना चाहेंगे। अगर ये आंकड़े सही होते हैं फिर भी दिस इज नॉट अ मैंडेट फॉर शाहीन बाग, क्योंकि 67 से अगर वो 20 शाहीन बाग का असर है इसमें या नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ इसमें शाहीन बाग का कोई भी आपको नहीं असर है। लगता? रामकृपाल जी, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पर अगर ये फिगर है, देखिए जो अभी आप कह रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल आए थे वो सारे के सारे बड़ी मुश्किल से दहाई में पहुंच रहे थे, यानी 10 के आसपास से। लेकिन अगर वो 20 प्लस जाता है, में किशोर, हम सब एक बात भूल गए, कांग्रेस को एक सीट मिल रही है। हो सकता है इसमें मिल रही है। एक बात बताऊं आपको, एग्जिट पोल ऐसा है। एक बात बताऊं आपको, देखिए, नहीं एक मिनट, देखिए, आप 21 साल से बीजेपी नहीं है, जी, इसलिए बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी होना दिल्ली में ये संभव नहीं था। और कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित ने जितना डेवलपमेंट किया, उसके बावजूद अगर कांग्रेस का खाता खुल रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के जो एक बनाया जा रहा था कि ये मैसेज जाएगा पूरे देश में, क्योंकि देखिए 2015 में जब मोदी टॉप लोकप्रियता पर थे, 67 मेरा मन कर रहा है एक सवाल आप पूछने का निशान से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। आपने आप लगातार कांग्रेस को बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, यू सपोर्ट राहुल गांधी ऑल्सो। ये जो एक सीट आ रही है दिल्ली के अंदर, ये कौन सी सीट आ रही है, आपको क्या लगता है? एनी गेस? बहुत अच्छा सवाल है अमीश जी। जवाब यह है कि अगर जिस पर्टिकुलर पोलस्टर का आप ये पोल दिखा रहे हैं, अगर उसमें एक आ रही तो मैं मान के चलता हूं 4 आ रही। अच्छा, ये देखिए, नहीं रिपब्लिक टीवी का जो आंकड़ा है उसका एक बार रेंज देख लीजिए, 48 to 61 है, एंड इज 9 to 21, 48 to 61 है और 9 to 21 है, और कांग्रेस 0 से 1 है, यानी 48 और 21 का आंकड़ा नहीं है, वो सर्वे ही हो गया। 48-21 तो मैक्सिमम है बीजेपी वाला। अगर आप रेंज के हिसाब से देखें तो 48 to 61 है। इट्स अ स्वीप बाय आम आदमी पार्टी, लुक्स लाइक दैट। अगर ऐसा है तो स्वीप है। इट्स अ थंपिंग win if this number लेकिन comes। उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बात करो यार, ऐसे कैसे चलेगा? वो जो जिसका आंकड़ा है उस पे भी बात करो ना। अगर ये 61 जाती है तो फिर सुनामी कही जाएगी। जन की बात का ये पोल है, जन की बात का अगर आप ये मीन एवरेज निकालेंगे, 48 से 61 दे रहा है, तो फिर ये 65 भी हो सकता है। नहीं, मैं तो कहूंगा इसकी मीन एवरेज निकाल के चले अमीश जी। देखिए, दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि 200 सांसदों को दिल्ली विधानसभा में उतारने के बाद और होम मिनिस्टर के घर घर पर्चा बांटने के बाद भी 921 वाला रेंज है, तो फिर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें। अच्छा, मेरा सवाल शोएब साहब आपसे, मेरा सवाल आपसे, एक मिनट, मेरा सवाल शोएब जी आपसे, अगर 21 होता है या 20 से ऊपर जैसे दूसरे उसमें भी आया पोल में 26 होता है, तो ये शाहीन बाग के लिए क्या मैसेज है? देखिए, शाहीन बाग कभी अगर ये माना जा रहा है कि ये शाहीन बाग ही है जिसने, महापोल का पहला आंकड़ा देख लेते हैं। महापोल का पहला आंकड़ा अभी तक है, फाइनल आंकड़े का इंतजार जो है। महापोल का पहला आंकड़ा कह रहा है 70 सीट में 50 आप, 20 बीजेपी, कांग्रेस 0। 50-20
तो सुनामी नहीं है लेकिन आंधी जरूर है। अमीश, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज ये एक आंधी है। एक सेकंड शोएब जमई, चुनाव से पहले आप बहुत बोल लिए, अब जरा विश्लेषण करने का वक्त है तो लेकिन बिल्कुल ये सुनामी भी कह सकते हैं, देखिए 50 एक बड़ा नंबर होता है और नहीं, लेकिन जिस जहां से वो शुरू हुए जी जी, अब लेकिन बीजेपी का 20 पर जाना, मेरा एक सवाल है कि बीजेपी अगर शाहीन बाग की वजह से 20 पे गई है और तो शाहीन बाग के लिए क्या मैसेज है? बीजेपी प्रेसिडेंट जी, मुझे लगता है कि बीजेपी प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो घर घर जाके कैंपेन करा है उसका इंपैक्ट है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ी है। ये अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ी नहीं है, ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है। रामकृपाल सिंह, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, Then I'll get Ashok Wankhede is also joining us. मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सीटों की संख्या को बहुत, बीजेपी का वोट परसेंटेज मुझे लगता है अगर ये है तो वो बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है पिछली बार से, और कांग्रेस का कुछ वोट मुझे लगता है बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जो सीटें अगर आ रही हैं तो अगर ये 20+ आ रही बीजेपी तो निश्चित जानिए कि एक छोटी संख्या में कांग्रेस का वोट बीजेपी की तरफ भी शिफ्ट नहीं। अब इसमें अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा जाए? ये 50 का आंकड़ा अगर अरविंद केजरीवाल का आता है तो अरविंद केजरीवाल का ग्राफ गिरा है या एंटी इनकम्बेंसी बचाने में कामयाब रहे हैं? आप बताऊं, मैं आपको सड़क से लेकर के कहीं भी अरविंद केजरीवाल को माना ही जा रहा था कि पिछली बार आपको याद है मनीष जी ने तो कहा था 70 की 70 लाएंगे, तो क्या है कि ये तो माना ही जा रहा था कि ये तो हर हालत में बेला में ये सब नहीं एक बातें बोली जाती हैं। नहीं देखिए, अब आम आदमी पार्टी को ये तो नहीं पकड़ सकते तुम्हारी 70 क्यों नहीं आई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए दिल्ली का इलेक्शन आप इस मामले में देखिए, जो पिछली बार हुआ था 67, ऐसा नहीं था कि मोदी से लोग नाराज हो गए थे, लेकिन वो बिल्कुल लोकल इश्यूज थे, और अगर 3 से 22 जाती मुझे लगता है 20 जाती है तो निश्चित जानिए कि राष्ट्रीय मुद्दों ने जगह बनाई है, निश्चित रूप से बनाई है। अगर 5 साल के शासन के बाद भी 50 पर वो अटक रहे हैं और 20 अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है तो उसका कारण शाहीन बाग नहीं है, बल्कि कारण यह है कि कांग्रेस ने पहले ही सरेंडर कर दिया और वो जगह को भारतीय जनता पार्टी ने फिल कर दिया। ये हमारा जी देखिए ये अब अगला आंकड़ा आम आदमी पार्टी 50 से 56, न्यूज एक्स का एग्जिट पोल कहता है 50 से 56 आम आदमी पार्टी, 10 से 14 बीजेपी, यानी लगभग वही उसी तरह का ट्रेंड जा रहा है, लगभग वही हर जगह जा रहा है, लेकिन ये 20 से कम बता रहा है बीजेपी को। 10 से 14, 50 से 56, ये अभी तक के जो एग्जिट पोल आया है वो, और महापोल अभी 50-20 कह रहा है। महापोल के अगले आंकड़े का इंतजार है हमें। अगर अमीश तो फिर बाकी जी देखिए अब 10 से 15 तो हम लोग भी दे रहे थे कितने। शोएब जमई आपका नंबर क्या, आपने भी एक एग्जिट पोल करा है। नहीं देखिए 15 तक तो हमारी भी प्रेडिक्शन थी कि 10 से 15 के रेंज में बीजेपी को सीटें जा रही हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर लड़ती तो फिर कम हो जाती बीजेपी की सीटें। कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी, क्या कारण था? कांग्रेस ने ये कांग्रेस का जो सरेंडर था वो स्ट्रैटेजिकल सरेंडर था, या फिर कांग्रेस को लगता है कि बिना लड़े उनका काम चल रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से वहां पे कोई कांग्रेस सरकार बनाने निकलने वाली बात तो कर भी नहीं रही थी। वो रिवाइवल मोड में है, 3-4 सीटें मिलती हैं, 5 सीटें मिलती हैं। अगर 5% के ऊपर वोट शेयर आता है, आई थिंक दे विल बी हैप्पी विद दैट एंड इट विल कम लाइक दैट। वो मतलब वो चुनाव तो अगर इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि 15 साल राज किया, अरे 6 साल के इतने बड़े भारत सरकार चलाने वाले भाजपा वाले 15-20 पे लटके हुए। सवाल वहां होना चाहिए, दिस इज अ कॉम्बैट बिटवीन आप एंड बीजेपी। शोएब जी ने कही, कांग्रेस पे क्वेश्चन मत करिए। शोएब साहब ने कही कि कांग्रेस अगर लड़ती तो बीजेपी की कम होती। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है कांग्रेस अगर लड़ती तो बीजेपी की ज्यादा होती, क्योंकि कांग्रेस अगला आंकड़ा इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल 53 से 57 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 11-17, कांग्रेस 0 से 2, यानी सब एग्जिट पोल जो है लगभग उसी में जा रहे हैं। हाँ, ये सवाल ये कि कांग्रेस अगर लड़ती तो बीजेपी को फायदा होता है। मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी 2013 के बाद 2015 में जब आई तो मोस्ट ऑफ द कांग्रेस वोटर माइग्रेटेड टू आम आदमी पार्टी। ये जो कोर वोटर बीजेपी का है वो तो आज भी वही स्टिक करता है। तो अगर इसमें आप जब ट्रायंगुलर होता है तो स्ट्रैटेजिकली भी अगर आप देखेंगे
तो, एक तो common कांग्रेस sense अगर की ज्यादा बात है मजबूत कि कांग्रेस अगर क्या अपना इसलिए divide- ज्यादा मजबूती से नहीं लड़ी कांग्रेस की, कहीं बीजेपी को फायदा ना हो नहीं, जाए? वो कंसोलिडेटेड कुछ सीटों पे ही लड़ी है, वो सब जगह लड़ी भी नहीं। नहीं, क्या इसीलिए क्योंकि कि रिवाइवल बीजेपी को बोर्ड में नुकसान हो? अब ये नई इलेक्शन स्ट्रैटेजी नहीं, वो नजर में आ रही है। शाहीन बाग से एक ये सेकंड, मैसेज भी जा रहा था कि शोएब- अगर चुनाव जो है शोएब- कम्युनलाइजेशन और विकास के बीच का है तो फिर विकास की तरफ वोट देना चाहिए। शोएब एक सेकंड, अब मैं गुंजा कपूर का रुख करता हूं। गुंजा कपूर, यू वांट टू मेक अ पॉइंट, आप कुछ तो कहना दो चीजें हैं। पहली चीज जो निशान जी कह रहे हैं कि अगर रिवाइवल मोड में और फिर हमने स्ट्रेटेजिकली नहीं लड़ा, तो आप सोचिए ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी, इन्होंने 15 साल राज किया। शीला दीक्षित ने शायद दिल्ली को जिस तरीके से सजाया, बहुत कम नेता सजा पाते हैं किसी राजधानी को, लेकिन उसके बाद भी इनका मिशन है भाजपा को हराना, कांग्रेस की सरकार नहीं बनाना। दूसरी चीज, आज अगर बीजेपी एक कंपेटिटिव पोजीशन पे आई है अमीर जी, तो दिस वाज अ नो इलेक्शन इन जनवरी, फ्रॉम देयर इट्स बिकम अ कंपेटिटिव इलेक्शन। संगठन है ये, संगठन है। आई डोंट थिंक ये किसी एक मोहल्ले की वजह से हुआ है, ये संगठन है जिसने काम किया, वरना तो 21 साल से वनवास पे थी भाजपा। जी अशोक वानखड़े हैं। अशोक वानखड़े, कई पहले नंबर्स आ चुके हैं जिसमें ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी अराउंड 50 प्लस 50, बीजेपी 20 और लेस देन 20, 15 टू 22 के बीच की रेंज। मुझे लगता है बीजेपी का परफॉर्मेंस 400% हो गया। बिल्कुल। अच्छा 3 से 14, लेकिन फिर 200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे पूर्व मुख्यमंत्री, सारे पूर्व उप मुख्यमंत्री, एग्जिस्टिंग मंत्री, सारे कैबिनेट और आसपास की यूपी की सारी कैबिनेट, ये सब करने के बाद, और अमित शाह जैसे रणनीतिकार और नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड, घर घर में पर्चा नहीं, गली गली में अमित जी पर्चा बांट रहे थे, उसके हिसाब से 17-20 चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, सवाल है चुनाव लड़ना नहीं है। नहीं, सवाल नहीं, या तो फिर चुनाव आयोग तय कर दे कि किस चुनाव के अंदर महापौल का अब तक का आंकड़ा कहता है, फाइनल आंकड़े का अभी भी हमें इंतजार है। आम आदमी पार्टी 52, बीजेपी 17, कांग्रेस 1, 52-17-1, ये अभी तक का आंकड़ा। अमीश जी, अब अशोक वानखड़े, या तो एक लिमिट तय कर लेनी चाहिए कि इस चुनाव के अंदर इतने सांसद नहीं उतरेंगे, चुनाव आयोग तय कर ले। कांग्रेस पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक ली होती तो भी खाता बड़े मुश्किल से खुलता है, सबको पता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है, ये पार्टी यहाँ सत्ता में है, केंद्र में है, लगातार बोल रही थी। लेकिन इस चुनाव ने एक बात तो क्लियर कर दी, जो हरियाणा में हुआ, लोकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लोकल चीजें इंपॉर्टेंट होगी, शाहीन बाग इंपॉर्टेंट नहीं होगा। राष्ट्रीय मुद्दे आप एक सेकंड मेरी बात तो करने दीजिए मुझे। हाँ। आप कह रहे हैं 250 एमपी झोंक दी, अब जब 250 हैं वही तो झोंकेगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से झोंकेगा? एक मिनट, झारखंड में भी आपको 250 ही झोंकने थे, हरियाणा में भी 250 झोंकने थे, वहां 250 नहीं झोंके। वहां हरियाणा में अब फडणवीस नहीं गए भाषण देने, ना कोई दूसरा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, नहीं मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर हर राज्य के लोग हैं, नहीं, यहाँ पे हर तबके के लोग हैं। राज्य के लोग नहीं, अरे राज्य कितना छोटा है, अपने इलाकों में गए हैं। आप राज्य कितना छोटा है ये देखिए ना। मैं जानना चाहता हूँ आपकी शिकायत किस बात की है कि बीजेपी ने 250 सांसद झोंके, बीजेपी ने मजबूती से चुनाव लड़ा। एक सेकंड जी, आप पूरा बोलने दीजिए। आप क्या करते हैं, जो आपको सूट होता है वो सब्जेक्टिव उठाते हैं, वो उठाइए मत, पूरा सुनिए। मेरा भी अधिकार है सवाल पूछने का, अगर आपका बोलने का अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है सवाल पूछने का। पूरा अधिकार, सवाल आप पूछो, जवाब तो पूरा होने दो, जवाब में से आंसर मत उठाओ। मेरा ये कहने का मतलब आंसर में से आप सवाल उठाया। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि बीजेपी ने ताकत झोंकी, झोंकनी चाहिए, है तो झोंकी, एग्रीड। रिजल्ट जो आने थे वो उस हिसाब से नहीं आए, उसका कारण मैं दूसरा फिर कह रहा हूं आपको बार बार, ये जो बार बार मैं कहता था कि पिछले कई चुनाव से लोकल फैक्टर और लोकल इश्यूज मजबूती से उभर के आते हैं और उस पर वोटिंग होता है। दिल्ली ने एक बार फिर दिखा दिया, एक और एग्जिट पोल आ गया है, एग्जिट पोल है 54-15, 54-15-1, लगभग वही है, लगभग वही है, यही है। लेकिन मुझे माई एक्सिस के एग्जिट पोल का इंतजार रहेगा, उसका नंबर महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य के एग्जिट पोल का इंतजार रहेगा कि उनका नंबर फाइनल क्या निकल के आता है। लेकिन अब ये दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी हम सवाल पूछेंगे, लेकिन अब ये दिख रहा है गुंजा कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिटिकली एक लड़ाई लड़ी, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये नंबर रह जाएगा। नहीं, देखिए, आई डोंट अग्री कि रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज ऐसा अशोक जी ने कहा, ये तो 400% इंक्रीज।
मुझे सिर्फ इस बात की बहुत तसल्ली है कि फ्रॉम अ नो इलेक्शन ये एक कंपेटिटिव इलेक्शन बन गया, जहां पर बोल रहे थे दिल्ली में कोई विकल्प नहीं है। ये एक विकल्प का आरंभ दिख मतलब रहा है। 50 से ऊपर आम आदमी पार्टी नहीं, ये एक विकल्प का आरंभ है अमीर जी। 21 साल के बाद, 15 साल के बाद, राज करने के बाद। इससे अच्छी सिचुएशन तो 2013 में थी, जब 28 थी आम आदमी पार्टी, 32 थी बीजेपी। आरंभ अब हो रहा है, ऐसे घटते घटते आरंभ। देखिए मैं ये बात को बार बार बोलता हूँ, और मैं जितना मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के अंदर कोई बड़ा नेता उभर नहीं पाया। एक डॉक्टर हर्षवर्धन थे, आप देखिए लास्ट टाइम के इलेक्शन में किरण बेदी को लाया गया, कृष्णानगर में उनका पत्ता साफ कर दिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर आपने लोकल लेवल पर डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं को पीछे कर दिया, तो लेकिन गुंजा जी, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। आर्गुमेंट दोनों तरफ से नहीं हो सकता ना। प्रयोग फेल हो गया। छोटी सी जो वो प्रयोग कर रहे थे शाहीन बाग के नाम पर, मैं शुक्रगुजार हूं दिल्ली की जनता का और सलाम करता हूं कि आपने मोदी जी के उस प्रयोग को फेल करवा दिया। अभी एग्जिट बोला अभी। अच्छा उनके दफ्तरों में देख लेते हैं। सलाम दुआ मत पढ़ लीजिएगा, सोमवार का इंतजार करिए। एक रिएक्शन हर दफ्तर कलमा आज ना पढ़ लीजिएगा। एक रिएक्शन हर दफ्तर में देख लेते हैं। चंदन, कांग्रेस दफ्तर में तो कोई है नहीं, प्रियंका बीजेपी दफ्तर में क्या बोल रहे हैं लोग? ये आंकड़े देखकर अभी तो 15-17 यही आंकड़े आ रहे हैं। महापोल का अभी तक का आंकड़ा 52-17 है, 52-17। जी बिल्कुल, जो यहाँ कार्यकर्ता दिख रहे हैं उनके पास मैं सीधा चली जाती हूँ, उनसे पूछते थे थोड़ा, अगर आप आ जाएंगे थोड़ा। एग्जिट पोल जो अब तक आ रहे हैं तो उसमें डबल डिजिट में तो बीजेपी आ गई है, लेकिन सरकार बनते हुए अभी भी आम आदमी पार्टी की दिख रही है। बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में हम लोगों ने जो मेहनत की है, हर कार्यकर्ता ने, अमित शाह जी ने हर कार्यकर्ता के अंदर एक उत्साह और उमंग भरी है। इस कारण से हम आज 3 सीट से और पूरी सरकार बनाएंगे हम। अच्छा, सरकार बनाएंगे, डबल डिजिट में तो आ गए हैं वैसे। देखो ऐसा मैडम, ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन जो है सरकार हमारी बीजेपी की बनेगी। अच्छा, पूरे बहुमत के साथ सरकार बनेगी। केजरीवाल जो है ना नई दिल्ली से हार रहे हैं। सुनील अभी तक जितने चैनल्स के पोल की बात की जाए तो 50 से ऊपर तकरीबन सब आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं, और आपको 20 के नीचे दिखा रहे हैं। इसकी आपने उम्मीद की थी कि 3 से इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी? ऐसा है मैडम जी, पूरी दिल्ली में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है। आप देख लेना है, सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे और सीटें हमारी। इनका दावा सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के दफ्तर चलते हैं, जावेद, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लोग क्या कह रहे हैं? वो भी कह रहे हैं फेल हो जाएंगे, 60 से ऊपर जाएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले बहुत उत्साहित थे, 70 का नारा वो लगातार दे रहे थे। जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो 50 के आसपास सीटें दे रहे हैं, 50 से कुछ ऊपर। क्या कहेंगे कि 67 से कम हो रही हैं सीटें? सर 67 से कम नहीं होगी। दिल्ली की जनता विकास को पसंद कर रही है। वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं किया दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने विकास और काम के नाम पे वोट किया। विकास के नाम, ये बताइए, पहले से सीटें कम हो रही हैं जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं, और बीजेपी को 20 से नीचे 15-17 इस तरह से सीटें मिलती दिख रही हैं, तो बीजेपी की तो कामयाबी है, 3 से वो आगे बढ़ रहे हैं। सर ये तो भी आपका सर्वे बोल रहा है, लेकिन सर लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था। हमारा वोटर साइलेंट होता है, ये सिर्फ वोट चुपचाप करता है। ये तो अभी एग्जिट बोल रहा है, ये तो 70 में 70 आएंगे सर। ये तो 70 में 70 आएंगे। देखिए, अभी भी इनको उम्मीद है, क्या वाकई ऐसा होगा 70 में 70 आएंगे? बिल्कुल होगा। दिल्ली में काम हुआ है, विकास हुआ हर तरीके से। अरविंद केजरीवाल ने हर वर्ग के लोगों के लिए सोचा, 70 में 70 की बात कर रहे हैं ये। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन शाहीन बाग में भी देख लेते हैं। आनंद, शाहीन बाग में लोग क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल किशोर, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपने घर चले गए हैं। सर, एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही है, कैसे देखते हैं? सर अच्छा है, अगर आम आदमी पार्टी अगर आ रहा है तो एक अच्छा सरकार हमको मिलेगी, क्योंकि भाई वो एजुकेशन पे, स्कूलों पे, बाकी मेडिकल पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरे ख्याल से अगर आएगी तो अच्छी बात है। और सर, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है इस बार। असल में कांग्रेस का यहाँ पे कोई बहुत बेस है नहीं, मेनली तो आपकी ही है, क्योंकि आप ये हम यहाँ जो बेसिकली जो वोटर था वो डेवलपमेंट के बेस पे वोट दिया है, और जो आज के डेट में जो आपको बोल रहे हैं जैसे कि एग्जिट पोल में आपको मेजॉरिटी मिल रही है, तो ये तो एक जनता का वो है, आशीर्वाद है, जो जनता इस पे विश्वास करी है डेवलपमेंट पे, ना कि वो मंदिर मस्जिद और रिलीजन पे कोई ध्रुवीकरण के आरोप लगते थे सर बीजेपी पे, कहीं ना कहीं वो चीज देखी है। हाँ जमाई साहब, ध्रुवीकरण की तो नहीं थी, ये तो बिल्कुल क्लियर था कि भाई आम आदमी पार्टी का आना है, और जो है मतलब एग्जिट पोल आप देख ही रहे आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सही है। ठीक है आनंद, लोगों ने डेवलपमेंट हो गया कि दिल्ली की जनता कपिल और गोपाल को नहीं पसंद करती, लेकिन विकास को जरूर पसंद करती है। जी
ए के वाजपेयी मेरे साथ वाजपेयी साहब जुड़ गए हमारे साथ। बीजेपी के साथ अलायंस है एलजेपी का। ए के वाजपेयी, ये तो 21 साल का सूखा अभी 26 साल और रहेगा ऐसा लग रहा है। आम आदमी पार्टी ने हालत खराब कर दी है आपके गठबंधन की। नहीं, अभी देखो, हम तो इस पे जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। एग्जिट पोल है ये, अभी 11 तारीख तक इंतजार करिए। देखिए पोजीशन कहीं भी कुछ हो, जिस हिसाब का आज ग्राउंड पे देखा है, आप देखिए 1 बजे तक परसेंटेज बड़ी लो थी और 1 के बाद एकदम परसेंटेज बढ़ी है। तो हमारा मानना ये है कि 1 बजे के तक जो पोलिंग हुई है उसमें वो फ्री वाला जो वोट था कि बिजली फ्री, पानी फ्री, फलाना फ्री, वो वाला वोट सब चला गया। लेकिन उसके बाद जो वोटिंग आई है, आम आदमी पार्टी का आप खुद मान रहे कि वोटर बहुत उत्साह में था। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप खुद मान रहे कि आम आदमी पार्टी का वोटर बहुत उत्साह में था। कंप्लीट तो करने दो, कंप्लीट करने दो, रोक नहीं रहे। नहीं, उसको सुनिए बात को और उसको फिर एनालाइज करिए। हम ये कह रहे हैं कि 1 बजे के बाद जो वोट आया है वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो बीजेपी का वोट है वो निकल के ज्यादा आया है। हम ये लॉजिक देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर तो आपकी मद्देनजर है कि इससे भी खराब नंबर आएगा। नहीं, ये नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। आप 11 तारीख को भी बैठेंगे। जी अशोक, मुझे आपका स्टेटमेंट लेके ऐसा लगता है कि बीजेपी का वोटर 11 बजे तक इसलिए इंतजार कर रहा था कि अभी जरा फ्री वाले निपट जाए, ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, यदि जिस हिसाब से बीजेपी ने मेहनत की, मुझे तो लगा 6 बजे से लाइन लगनी चाहिए अशोक जी, क्योंकि जितनी मेहनत हुई थी, गली गली काम हुआ था, तो मुझे लगा बीजेपी का वर्कर सबसे पहले देखो, एक तरफ देखो, अगर इसमें ये जो दिखाई जा रहे हैं, अगर ये सही आते हैं तो ये मान के चलो कि ये फ्री देने वाले मामले की जीत है। बिल्कुल। और अगर फ्री देना है नहीं तो ये देखिए, आप जैसे यूपी में कर्जा माफ करते हो, बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाती है क्योंकि वहाँ फ्री का पैसा, उनको मालूम है कर्जा माफ, पैसा देना ही नहीं है। जहाँ फ्री बटा है वहाँ जीत हुई है। सभी ने फ्री बांटा। लेकिन एग्जिट पोल उज्ज्वला फ्री है, 6,000 रुपए किसानों का अकाउंट में फ्री है। और ट्रेंड जो है वो आ रहा है आम आदमी पार्टी 50+, बीजेपी और उनका जो अलायंस है वो 17 to 22, 15 to 24 इसकी रेंज में रह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि यही एग्जिट पोल 2019 में आया था, एग्जिट पोल 260, 280, 290 के करीब बीजेपी दिखा रहा था, ऐसा हो सकता है आम आदमी पार्टी 52 की 62 हो जाए? नहीं, पर इसमें 2015 का विधानसभा का 2000 वाले एक फेस थे। मैं ये कह सकता हूं इस चुनाव को देखकर जो नरेंद्र मोदी की रणनीति थी वही एग्जैक्टली अरविंद केजरीवाल की रणनीति थी दिल्ली चुनावों के अंदर। उन्होंने डुप्लीकेट करा। ये आप 2015 कह रहे हैं, उसमें तो 50 से भी नीचे 67 चले गए थे। मैं तो बार-बार 2015 में उल्टा था। मैं आपकी बिल्कुल बात मानता हूं। मैं तो अरविंद केजरीवाल को एकलव्य मानता हूं नरेंद्र मोदी का। एकलव्य है वो। उन्होंने दूर से जो शिक्षा ली और जो इंप्लीमेंट किया राजनीति में, वही रिजल्ट पा रहे हैं जो वहां पे जब हम आज इन एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, 6 महीने पहले ये नंबर नहीं होते आम आदमी पार्टी के। आप देखिए जिस तरह की रणनीति अपनाई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। 2019 के नतीजे आने के बाद उनको लगा उनकी तरफ एक बड़ा मैंडेट है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसका एक फायदा मिला। देखिए अब दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल है राहुल गांधी, वो डंडे मारने की बात करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस चुनाव में कोई बड़ा बयान नहीं दिया। यदि माने एग्जिट पोल को यदि माने तो राहुल गांधी भी सक्सेस रहे हैं। उन्होंने अपना स्टेटस को मेंटेन किया, अपना जो पुरानी स्थिति थी उसको मेंटेन की। कम से कम ये एग्जिट पोल दिखाता है। अब एक के बाद इस पे कुछ कहेंगे? नहीं, कांग्रेस का देखो, हम अरे ये भाव ऐसे ही बोल रहा है। देखिए, अरे भाई मेंटेन किया है। अरे बेकार की बात कर रहे हो, मजाक अशोक जी आज मजाक के ज्यादा मूड में लग ऐसा ना करें सर, नहीं तो अभी कोई ट्वीट कर देगा। देखिए शेष नारायण सिंह ने भाऊ को हिट करा। इनको तो मकसद एक बार कोई कहेगा कि फिर ससुर ने दामाद पे हाथ उठाया। जी एक बार देखिए, ऐसा है कि अल्टीमेटली अगर यही रिजल्ट कन्वर्ट होते हैं तो एक बात क्या है कि देश की जनता की जीत है। ये तो मान के चलोगे, बिल्कुल जनता की जीत है ये। और दिल्ली में पाकिस्तानी नहीं रहते, माननी पड़ेगी। दिल्ली में पाकिस्तानी नहीं रहते, दिल्ली में आतंकवादी नहीं रहते, एनडीए को भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। भाई देखो, हर हार से सबक लेना होता है, वाले नहीं रहते, हर हार से सबक लेना हो जाएगा। देखिए, चाहे झारखंड की हार है, टुकड़े गेम पे कुछ बताओ। एक मिनट, टुकड़े गेम पे बात कर लो। अरे देखिए, उससे नहीं फर्क पड़ेगा हर चीज से। जो लाइन है वो लाइन वही रहेगी। देशद्रोही अगर कोई करेगा तो देशद्रोही कहलाएगा। राष्ट्रवाद पहला मुद्दा रहेगा इनका, ये आप मान के चलिए, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि आंदोलन राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा।
अगर यही दशा तो दिशा मतलब तय आप कर रहा मानिए है, शाहीन तो मुझे बाग लगता पॉलिटिकल है रीजन की कि वजह ये से सही बात है नहीं, कि भारतीय जनता तो पार्टी शाहीन को बाग का आने वाले वक्त में राष्ट्रीय फिर स्तर शाहीन पर बाग का नहीं होने फायदा वाला। किसको हुआ? अरे भैया फायदा नहीं शाहीन होने बाग वाला। का फायदा अगर पोलराइज होता तो बीजेपी को ही होता ना। लेकिन नहीं हुआ। नहीं, सुनिए एक मिनट, सारी दाढ़ियां, सारी टोपियां, सारे बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई के पैजामे के बावजूद भी ये पूरी जो मौलवी लोग घूमते थे चैनलों में, उस पोलराइज नहीं कर पाए। अगर ये रिजल्ट है तो जाहिर है कि बीजेपी, भाई अमित शाह ने और पूरी की पूरी उनकी पार्टी ने जिस तरह से काम किया, आप जरा बताइए इतिहास में कि इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ी है कभी 70 सीटों के लिए? कभी नहीं। तो इसलिए उन्होंने मेहनत की। ये अलग बात है कि लोगों ने उस मेहनत के बावजूद उनको स्वीकार नहीं किया। बार-बार इस पर बात हो रही है कि अमित शाह ने बड़ी मेहनत करी। अब ये एक बड़ा पॉइंट है कि आप मेहनत करना एक बड़ी डिसएडवांटेज है। नहीं, मैं तारीफ तो कर रहा हूँ। कैसे नेगेटिव कोई एक मिनट, एजेंडा नहीं था ना, आपका एजेंडा नहीं था सरकार में। भैया को बोलने देखिए, एक मिनट, ऐसा है कि हम लोग बड़ी जल्दी देश की दिशा तय होगी, फलाना होगा, ये जो करने लगते हैं ना। आपको याद कीजिए 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते ही पहला बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ था, सारी बीजेपी हार गई थी, समाजवादी पार्टी जीती थी। तब ये हुआ था कि बिल्कुल बयार उल्टी बह गई है। याद है आपको? चैनलों पर कई महीनों तक चलता रहा, फूलपुर गोरखपुर कैराना, फूलपुर गोरखपुर कैराना, और ऐसा गायब हुआ तीनों कि कोई नाम लेने वाला नहीं है। मेरा ये कहना है कि आप दिल्ली के चुनाव को, अगर बीजेपी 3 से इतना पहुंच रही है तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात जो बाबू ने भी कहा, लोकल इशूज। हम तो परसेप्शन ये था कि जैसे आप कहती थी कि भाई हर हालत में आपको आना था, लेकिन बीजेपी डबल फिगर 10 से ऊपर कोई दिखा नहीं रहा था। अगर वो 20 के आसपास पहुंच रही है तो निश्चित रूप से लोकल इशूज के साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी गए हैं, जहन में गए हैं, और ये बड़ी चीज। संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रावत उनके साथ हैं। दीपक, संजय सिंह क्या कह रहे हैं इन आंकड़ों को देखकर? 70 से कम हुए, नुकसान हुआ, वो सब जो हुआ पिछले 1-2 हफ्ते में, शाहीन बाग वगैरह वगैरह, उन पर इल्जाम, आम आदमी पार्टी के लोगों पर इल्जाम, उधर से इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट, इधर से इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट, उसका नुकसान हुआ है या ये इसको मान रहे हैं एक बहुत बड़ी जीत है? जी किशोर, हमारे साथ बात करने के लिए खुद संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल अभी आप देख ही रहे थे, ज़्यादातर चैनल के एग्जिट पोल आपने देखे, हमारे भी महापोल में दिखा रहे हैं। कम से कम 50 से ज़्यादा सीटें तो दिख रही हैं, लेकिन पिछली बार जो सीटें थी 67 सीटें की बात चल रही थी, आप भी दावा कर रहे थे ज़्यादा आएंगी। क्या लगता है एग्जिट पोल में क्या कहाँ कमी रह गई? देखिए, पहली बात तो अभी अंतिम नतीजों का इंतज़ार कीजिए, और मैं फिर कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता 2015 का रिकॉर्ड 2020 में तोड़ने जा रही है। दिल्ली का चुनाव काम के नाम पर हुआ है, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जनता के बुनियादी मुद्दों पर चुनाव हुआ है। अरविंद केजरीवाल के ईमानदार चेहरे पर चुनाव हुआ है, और इसलिए अंतिम नतीजे का 11 तारीख का इंतजार कीजिए। लेकिन जो ये तस्वीर एग्जिट पोल से बनती हुई नज़र आ रही है, क्या आप मानते हैं कि ये तस्वीर जो आपके मुताबिक जो होनी चाहिए थी वो तस्वीर नहीं है, इससे ज़्यादा हो सकती है? नहीं, देखिए, ये कहना कि नहीं है, अभी तक तो बीजेपी 45 सीट का क्लेम कर रही है, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए कि वो एग्जिट पोल में क्यों एकदम 0 पे पहुंच रहे हैं, ये तो उनसे पूछिए। हमने तो कहा था कि दिल्ली का चुनाव काम के नाम पे होगा। जिस तरह की सांप्रदायिकता यहाँ फैलाई गई, जिस तरह की नफरत की आग यहाँ झोंकी गई, केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा गया, उनको रावण कहा गया, उनकी खांसी, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया गया, उनके बारे में कहा गया कि साहब वो मंदिर में पूजा करने चले गए तो हनुमान जी अशुद्ध हो गए। अछूत मानते हैं ये लोग अरविंद केजरीवाल को। तो इतनी नफरत भरा चुनाव बीजेपी ने यहाँ पे लड़ा है, बावजूद उसके वो पराजित हो रहे हैं। ये उनको संकेत मिल रहा है एग्जिट पोल में, इससे उनको शर्मानी चाहिए। उनको लास्ट में जो पूरा चुनाव शाहीन बाग करके हो गया, हनुमान हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, क्या लगता है आपके अगर एग्जिट पोल को हम सही मान लें आज की तारीख में, तो दिल्ली की जनता ने नकार दिया ना उस राजनीति को एग्जिट पोल के आधार पर। अंतिम फैसला 11 तारीख जो हुआ है, लेकिन उस आधार पे आज मैं ये कह सकता हूं गिरता हुआ मान रहे हैं दिल्ली या की जनता ने पूरी तरीके से उस नफरत की राजनीति को नकार दिया। अब बीजेपी को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि मुद्दों की बात करो। जनता को मतलब है जी दीपक, अमीश देवगन बोल रहा हूं। संजय सिंह से आप एक सवाल जरूर पूछिए। जो नंबर आया है, क्योंकि पिछली बार ये 67 का नंबर था, इस बार 50 से 55 के बीच में दिख रहा है। क्या बीजेपी ने शाहीन बाग के चलते अपने 10-15 मतलब जो पिछली बार 3 सीटें थी उसमें 12 सीटों का इजाफा करने में कामयाब रही है बीजेपी?
वही बात मैं संजय सर से पूछना चाहता हूं सर, एग्जिट पोल के मुताबिक जो सीटें, जो तस्वीर हैं जो अब थोड़ी निकल के सामने आ रही हैं, उसमें सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं, तो क्या लगता है कि शाहीन बाग की वजह से थोड़ा सा डेंट पार्टी ये कैसा मजाक आप कर रहे हैं? आप खुद ही कह रहे हैं 50 से ज़्यादा कोई पार्टी एक स्टेट के अंदर 67 के बाद अगर 50 तक का पार्टी ये कोई नई भूमिका आप लोग तैयार कर रहे हैं क्या बीजेपी को बचाने के लिए? ऐसे मत कीजिए। अगर 50 से ज़्यादा सीट किसी पार्टी को आ रही है, आपके एग्जिट पोल के नतीजों को अगर सही मान लें, मैं फिर कह रहा हूँ 11 तारीख तक इंतजार कीजिए, तो उसको तो आपको एक ग्रैंड विक्ट्री मानना चाहिए। आपका आंकलन क्या कहता है, मतलब आपका क्या कहता है कि कितनी सीटें आनी? मैं अभी भी आश्वस्त हूँ कि 2015 का रिकॉर्ड टूटेगा 2020 में। आपको लगता नहीं कि शाहीन बाग एक सवाल पूछो। शाहीन बाग, फूल बाग, राम बाग से मतलब नहीं है भाई लोगों को। क्यों नहीं आप लोग समझते और क्यों नहीं बीजेपी समझती? अब आप लोगों को भी समझना चाहिए। बंद कीजिए इस तरह की बातें दिखाना। शाहीन बाग, राम बाग, चार बाग, आलम बाग, बंद कीजिए ये सब। जी। दीपक, कैन यू हियर मी? एक सवाल पूछो। शेष नारायण सिंह सवाल। शेष नारायण सिंह, ये इनसे संजय सिंह से पूछिए कि आप कल या परसों ये चार्ज लगा था कि कोई पीएफआई के परवेज अहमद साहब हैं, उन्होंने इनको पैसा दिया था, तो उस पर क्या है, कितनी सच्चाई है, जरा इनसे पूछो। शेष नारायण जी पूछना चाहते हैं कि जो पीएफआई का लिंक के बारे में जो चर्चा आई थी, जो सामने आई थी, ईडी का नोट जो आया था, उसके बारे में अब आपका क्या कहना है? ईडी का नोट कहाँ है? वही तो मैं खोज रहा हूँ। वो ईडी का नोट मैं खोज रहा हूँ, कहाँ है वो? ईडी के किसी अधिकारी का बयान कहाँ है? कोई तो दिखाओ। तो क्या झूठ? पार्लियामेंट मंडे से शुरू हो रही है। मैं ईडी से भी समय मांगूंगा, क्योंकि उनका नाम लिया गया कुछ चैनल के द्वारा कि उनके अधिकारी, हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ईडी के अधिकारी का बयान नहीं आया। मैं उनसे भी समय मांगूंगा। पार्लियामेंट चल रही, वहां भी ये मुद्दा उठाऊंगा, अपने सभापति महोदय को लिखूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप किसी का भी किसी से, अरे मैंने कोई अपराध किया होता तो आपको उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी मुझे छोड़ देती? ये सरकार जब तक उठा के हमको सूली पे टांग देते। लेकिन ठीक है, चुनाव का समय था, मैं भी चुप रहा, कोई बात नहीं। सोमवार को पार्लियामेंट शुरू हो रही है, मैं इस विषय को उठाऊंगा। एक सवाल दीपक क्या डिजिट देते हैं आप? एक सवाल फिर आपको कह रहा हूं जी। संजय सिंह का अपना एग्जिट पोल क्या कह रहा है? संजय सिंह का अपना एग्जिट पोल क्या कह रहा है? वो 60 से ऊपर मान रहे हैं, क्योंकि वो मेरे शो में भी आए थे, तब उन्होंने बोला था कि 60 से ऊपर आ रही है आम आदमी पार्टी। क्या वो अभी भी मान रहे हैं कि 60 से ऊपर का नंबर ही आ रहा है? एग्जिट पोल हम नहीं जान सकते, अगर आप बताना चाहें तो एक कोई नंबर तो आप दे दीजिए अपनी तरफ से। मैं आपको फिर कह रहा हूं 2015 का रिकॉर्ड 2020 में दिल्ली की जनता तोड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद बातचीत के लिए। संजय सिंह जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटेगा। जी, रिकॉर्ड टूटेगा, यानी 67 से भी ज्यादा किशोर, यानी लगभग 3 बची हुई है ना, 3 बची हैं, वो भी कह रहे हैं 70 में 70। एक बार फिर सारे आंकड़े देख लेते हैं, सारे एग्जिट पोल्स के सारे आंकड़े देख लेते हैं। अभी एक बार फिर देख लेते हैं। टाइम्स नाउ एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी 44, बीजेपी प्लस 26, 44, 26 का आंकड़ा टाइम्स नाउ एग्जिट पोल का है। इसके बाद अगला एग्जिट पोल जो अभी तक आया है पूरे 70 सीटों का, वो रिपब्लिक का है। वो आम आदमी पार्टी को 48 से 61 सीटें दे रहा है, बीजेपी प्लस को 9 से 21 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 0 से 1 सीट दे रहा है। और इसके बाद न्यूज एक्स का एग्जिट पोल कह रहा है 50 से 56 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 10 से 14, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। इसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें इंडिया न्यूज का एग्जिट पोल आया, आम आदमी पार्टी 53 से 57, बीजेपी 11 से 17, कांग्रेस 0 से 2। तो और टीवी 9 का एग्जिट पोल, आम आदमी पार्टी 54, बीजेपी 15, कांग्रेस 1। यानी महापोल का अब तक का आंकड़ा 52, 17, 1। आम आदमी पार्टी की थंपिंग जीत होती हुई दिख रही है। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और जोर लगाने वालों में से एक नेता हमारे साथ हैं, डॉक्टर संबित पात्रा। कई पदयात्रा करी, कई ट्वीट करे। संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने आपका रथ जो 21 साल से दिल्ली में रुका हुआ था, ऐसा लगता है 26 साल तक अब रुका रहेगा। यानी आम आदमी पार्टी में ने बता दिया कि दिल्ली का दबंग अरविंद केजरीवाल है। डॉक्टर देखिए अमीश जी, किशोर जी, मैं बड़े ध्यान से आपके कार्यक्रम को देख रहा हूं, और वैसे ही बीच बीच में ब्रेक में बाकी चैनलों में भी जाके मैं देख रहा हूं कि वहां नतीजे क्या आ रहे हैं। स्वाभाविक है, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसका सम्मान भी होना चाहिए। 2 चीज़ें। नंबर 1, देखिए नतीजे चाहे कुछ भी आए, मगर अच्छे तरीके से लड़ना, मैदाने जंग में कभी भी पीछे मुड़ के ना देखना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाया।
मैं यहाँ जनता जनार्दन बैठी है, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कितनी बार पहले हमने देखा था कि देश के होम मिनिस्टर खुद उतर के सड़क पे मेहनत कर रहे हैं। आप तीनों पार्टी को देखिए। मुझे तो दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बिल्कुल मेहनत नहीं किया। उन्होंने इस चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ा ही नहीं, कहीं ना कहीं सरेंडर किया है। आप अगर नतीजों को देखेंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले यही बात हो रही थी कि गृह मंत्री को पर्चे बांटने पड़ गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नुक्कड़ सभा करनी पड़ गई, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अशोक वानखेड़े कह रहे थे देखिए इतना कुछ करा लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं आया। 400% का राइज मैंने बोला। मतलब अशोक जिसे कहते हैं थोड़े लाइटर वे में कहते थे 400% का इजाफा तो हो गया। मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं अशोक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, उनका एक वाजिब पॉइंट है, मगर अशोक जी भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ के इतिहास को जानते हैं। किस प्रकार से 0 से यहां तक का सफर, 0 से 303 तक का सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। क्यों तय किया है? मेहनत के बल पे तय किया है। अगर हमारे नेता शुरू से ही कह देते कुछ नहीं होना है, छोड़ दो, तो आज हम इस मंजर को नहीं देखते। आप याद करिए, इसी प्रकार का डिबेट 2015 में दिल्ली के विधानसभा के बाद हुआ था कि खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई। 66 आपको एक सेकंड मैं कंप्लीट कर, अच्छा बोल रहे हैं। जी शोएब जमाई कह रहे हैं कि ज्यादा बिरयानी मत खाइए, हजम नहीं होगी। यानी आपने बिरयानी शाहीन बाग पर ये चुनाव लड़ा और आपको जनता ने जवाब दे दिया। और एक बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट का वर्ग ये कह रहा है ये देश की जनता का भी जवाब है, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक। देखिए अमीश भाई, मैं यही कह रहा था, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, बहुत सारे सवाल हैं। 2015 के चुनाव में भी 67 सीटें जब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को मिले थे, तो इस चलिए मैं आप बात करिए। जी मैं आता हूं संबित, क्योंकि विनिंग पार्टी आम आदमी पार्टी है। मैं सीधा राजेश गुप्ता का रुख करता हूं। राजेश, एग्जिट पोल में आप लोगों को बड़ी बढ़त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो हालांकि चुनाव लड़ती हुई भी नहीं दिख रही थी, नंबरों में भी यहां पर कहीं नहीं दिख रही, लेकिन आपका नंबर 67 से अराउंड 50-55 हो रहा है, लेकिन एक बड़ी जीत दर्ज हो रही है। देखिए, मेरा कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा, दरअसल इसे चुनाव लड़ना कहते ही नहीं है, ये पहले दिन से ही सरेंडर था। क्योंकि ये जानते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बिजली पे, पानी पे, मोहल्ला क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे, शिक्षा के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। इनके पास में कोई मुद्दा था ही नहीं, तो ये जबरदस्ती एक मुद्दा बना के और नफरत की राजनीति फैलाने की इन्होंने कोशिश करी। लेकिन दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी कि एमसीडी इनके पास है। मेरे को एक सवाल पूछना है इनसे, पात्रा साहब सामने बैठे हैं, मैं वजीरपुर विधानसभा का विधायक हूं और अभी भी चुनाव लड़ा हूं। 700 बाग मेरे पार्क में, 700 बाग, पार्क को बाग ही कहते हैं, गंद पड़ा हुआ है, साफ होते नहीं, कूड़ा करकट है, उस किसी बाग की बात इन्होंने नहीं करी। सब एमसीडी और डीडीए के पार्क है जहां भाजपा की सरकार है। लेकिन एक ऐसे बाग में दुनिया को ले जाना चाहते थे जो काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन जनता क्या बेवकूफ है, जनता ने इसका जवाब दिया है। और आप देखिए जो आपने अभी 50 दिन से ज्यादा सड़क बंद है, आप काल्पनिक दुनिया मान रहे हैं। ज्यादातर लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है साहब। पात्रा साहब मैं आपको दिखा दूंगा, अब आप खुद ही उसको सबको ठीक कर लेंगे। ये आपकी रची हुई जो दुनिया है, बैठे हुए हैं जिन्होंने शाहीन बाग का आप कह रहे काल्पनिक दुनिया है। आप व्हाट्सएप के ऊपर राजनीति करते हैं, व्हाट्सएप की राजनीति किसी भी राजनीतिक पार्टी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था। शाहीन बाग तो एक शुद्ध रूप से जन आंदोलन था। आम आदमी पार्टी नहीं कूदी शाहीन बाग में, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको गंद मचा करके। पात्रा नहीं है, ये शोएब जमाई है। पात्रा अभी जुड़ेंगे, दोबारा जुड़ेंगे। पात्रा फिलहाल नहीं है, ये शोएब जमाई है जिन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन में ये पहले दिन से शामिल थे, उनके मीडिया कन्वीनर है। लेकिन आप उसको काल्पनिक दुनिया मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन राजेश जी काल्पनिक दुनिया तो नहीं थी। 50 दिन से ज्यादा हो गए एक सड़क को बंद हुए, आप उसको काल्पनिक दुनिया मान रहे हैं? नहीं, अगर आप इसलिए वो काल्पनिक दुनिया तो नहीं थी, वो रियलिटी थी। प्रोपेगेंडा देखते, सुनिए, इन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाया, जो इन्होंने व्हाट्सएप पे चलाया, जो इनके लोगों ने घर घर जाके बोला,
मैं मीडिया पे कहना भी नहीं चाहता, यकीन मानिए देख के इतना दुख हुआ कि राजनीति की सत्ता के लिए इतने गलत गंदी राजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शाहीन बाग को लेकर जितना परपंड मचाया और जितना दुष्प्रचार किया, दिल्ली की जनता ने उसमें बिल्कुल उलट। आपने आम आदमी पार्टी के आगे अपने नंबर बढ़ा लिए हो, तो मैं रुक सकता हूँ एक वाजपेयी का। एक सेकंड सर, अब एनडीए को भी तो चांस मिलेगा ना रिबटल करने का, एक ही वाजपेयी। अब इनकी आज हालत खराब है तो इनको बोलने भी नहीं देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, आज की डेट में इनको जो एग्जिट पोल का नतीजे दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो ये जो कहेंगे वो सही माना जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए। देखिए ये भी तथ्य है कि केजरीवाल ने झूठ की राजनीति की है। वोट बेशक उनको मिल गया है, वोट इसलिए मिला उसके भी कारण है। पर ये बात नहीं होती, पब्लिक ने जब वोट दिया, एक आंकड़ा ले लो, एनालाइज करेंगे, एक आंकड़ा ले लो, सबके काम आएगा। आपका इंटरनल असेसमेंट ये है कि 67% के करीब वोट पड़े अभी जो आ रहा है। जी 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 जी, अब आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए क्यों आपको लग रहा है? नहीं, उसका एनालाइज करते हैं ना, चीजों को एनालाइज तो किया ही जाएगा, पत्रकार भी करेंगे, पार्टियां भी करेंगी, जर्नलिस्ट भी सब करेंगे। जी जी, संबित मेरे साथ जुड़ गए। संबित, अभी राजेश गुप्ता कह रहे थे कि आपने इस चुनाव को बहुत घटिया तरीके से लड़ा। आपने जिस तरह के मैसेजेस दिए, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक तरह से चलाई और जिस तरह के बयान दिए, उसको वो बहुत ही खराब थे और इसकी वजह से दिल्ली ने बीजेपी को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया। वो मौजूदा विधायक है, अभी भी चुनाव लड़े। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका है, आज तक तो कभी आम आदमी पार्टी ने हमारे तरीके को अच्छा नहीं बोला। आप याद करिए 2015 के चुनाव में भी एग्जैक्टली यही था कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल चुनाव लड़ती है, बहुत घटिया तरीके से चुनाव लड़ती है। और जहां तक इस बार का चुनाव है, क्या शाहीन बाग दिल्ली में नहीं है? क्या CAA के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? क्या यहाँ ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं हो रहा है? क्या वहाँ देश विरोधी नारे नहीं लगे? क्या इन विषयों को चुनाव में उठाना गलत काम है? मुझे लगता है आज जो परिस्थिति हमने देखा है, इसके कुछ कारण जरूर होंगे। अगर ये नतीजों में परिणत होगा तो कुछ कारण होंगे, जैसे क्या CM का चेहरा ना उतारना, ये हमारे ऊपर भारी पड़ा। इन सारे विषयों पर चर्चा पार्टी करेगी, मगर एक बात आज स्पष्ट होता है, जहां 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को, आप याद रखिए, 56% वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, मोदी जी के नाम पर किसी प्रकार का डेंट नहीं है, एक चेहरा का कमी। क्या इसके कारण से वोट शेयर हमारा 34 से 35% वोट शेयर तो 2014 में भी था, उससे भी पहले 34% वोट शेयर था, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। एक तरह से कांग्रेस के वोट शेयर में आप आज, मैं अफसोस के साथ बोल रहा हूं, आप खुद भी आज कांग्रेस की तरह बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए वोटिंग परसेंटेज हमारा इतना है, लेकिन देखिए सीट्स इंपॉर्टेंट होती है लोकतंत्र के अंदर, उतनी सीटें आपकी निकल के नहीं आ रही। हालांकि 3 से आपकी जर्नी शुरू होती है, वो 12, 14, 15 कहां अंत होती है वो तो 11 तारीख निर्धारित करेगी। ये एग्जिट पोल है। क्या आपको लगता है कि आप लोग पहले ही जब चुनाव लड़ रहे थे तभी मन से हारे हुए थे, क्योंकि जिस तरह का एक फेस था अरविंद केजरीवाल, उसकी वजह से आप लोगों के हौसले पस्त थे, उस हौसले को बूस्ट करने के लिए आपने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा जो कार्यकर्ता का मनोबल गिरा हुआ था? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो है, अगर हौसले से चुनाव लड़ा जाता है, अगर मैदान जंग में हौसले के साथ उतारा जाता है अपने आप को, तो इसमें कोई गलती नहीं है। दूसरी बात है, हमारे पास ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमें हौसला दिया, जो खुद घर घर जाके चुनाव को लड़ रहे थे, अपने आप में अच्छी बात है। तीसरी बात है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, क्या एक चेहरा नहीं देने के कारण चुनाव पे असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, इसका आकलन जरूर पार्टी करेगी। वोट शेयर में शिफ्ट नहीं हुआ है। एक आंकलन में बता के अंत करूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, याद करिए कांग्रेस पार्टी 26% से 34% से उसके बाद फिर कम हुआ था, और पिछले चुनाव में लगभग 26% वोट शेयर लेके आई थी। इस बार उनका 4 से 6%, 4 से 6% वोट शेयर होने के कारण बहुत बड़ा चंक उनका ट्रांसफर होकर आम आदमी पार्टी को गया है। तो इसमें भी हमें रणनीति भविष्य में बदलने की आवश्यकता है। अशोक संवी जी, एक सवाल मेरा ये है कि झारखंड हो, हरियाणा हो, अब दिल्ली, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोकल मुद्दों पे आपने ध्यान कम दिया? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय मुद्दे इतने हावी करते गए और लोगों ने लोकल मुद्दों को उठाते हुए राष्ट्रीय मुद्दों को किनारे पे रख दिया? जब केंद्र का चुनाव होता है तो लोग बिल्कुल नरेंद्र मोदी के साथ जाते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी ब्रांड राज्य में वीक पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकल मुद्दे आप छूते नहीं हो। क्या कहीं इस पे भी कोई चर्चा होगी, मंथन होगा? मेरे को लगता है आपने ये सवाल मेरे से पूछा, मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल आपका एक वाजिब पॉइंट है।
कि क्या लोकल मुद्दों को हमने स्पर्श नहीं किया। इन सभी विषयों पे मंथन होना चाहिए और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी होने के कारण जरूर होगा इन पे चर्चा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक छोटा सवाल, आपकी बात पे एक छोटा सवाल है मेरा। आपने कहा चेहरा ना देना एक इशू पड़ा, मैं किशोर बोल रहा हूं, तो आप तो कह रहे थे कि हमारे पास एक नहीं कई चेहरे हैं और वो सब केजरीवाल जी से ऊपर हैं, तो क्या अब आप ये कह रहे हैं कि वो सारे केजरीवाल से नीचे हैं? देखिए किशोर जी, मैंने अभी भी अपने वक्तव्य में कहा कि क्या चेहरा नहीं देना हम पे भारी पड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि चेहरा नहीं देना ही भारी पड़ा। बहुत सारे कारण होंगे जिनके कारण जो भी आप अभी प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्शन हो रहा होगा या जो भी नतीजे आएंगे, अभी तो नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, मगर कारण होंगे। उनमें से क्या यह भी एक कारण है? एबीपी न्यूज के आंकड़े आ रहे हैं। समित में एक मिनट रोक रहा हूं आपको बस। एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल कहता है 49 to 63 आम आदमी पार्टी, 49 से 63, बीजेपी 5 से 19, कांग्रेस 0 से 4। बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन फिर घूम फिर के बात लगभग वहीं पहुंच रही है। नहीं, अगर इसका सबसे लोअर साइड ले ले बीजेपी का और हायर साइड ले ले आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी वापस उसी नंबर पे जा रही है जहां वो 2015 पे खड़ी थी और बीजेपी वापस उसी नंबर पे जा रही है जहां वो 2015 पे खड़ी थी। कांग्रेस की सिचुएशन वही की वही है, ना चुनाव लड़े ना नंबर आ रहे हैं कुछ। लेकिन राजेश गुप्ता है हमारे साथ। राजेश गुप्ता, ऐसा लग रहा है कि अब जो लेटेस्ट सी वोटर का एग्जिट पोल आया है उसमें 60+ आम आदमी पार्टी दिख रही है हायर साइड पर और लोअर साइड पे 49 के करीब दिख रही है। क्या आपको लगता है जो डॉक्टर पात्रा भी बोल रहे थे वो ग्रेसफुली मान रहे हैं कि कुछ कारण रहे होंगे जो ये नंबर इस समय आ रहे हैं, लेकिन मजबूती से चुनाव लड़ना तो उनका धर्म था और वो लड़े? देखिए, मैं हिम्मत की दाद देता हूं डॉक्टर पात्रा की कि उन्होंने इस तरीके से बात रखी। चलिए, अच्छी बात है, मैं कहता हूं वो मंथन करें। लेकिन अभी उन्होंने एक बात करी कि चेहरा ना देना क्या कारण बना, तो 2015 में उन्होंने चेहरा दिया था किरण बेदी जी को, आप जानते हैं क्या नतीजा आया। दूसरी बात यह है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एक विधायक हूं, मैंने अपने यहाँ पे कितने स्कूल बनाए, 3 स्कूल बनाए, 8 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब ये खुलेआम कहते हैं जी कोई मोहल्ला क्लिनिक बनाई नहीं, उसमें तो कुत्ते बिल्ली गाय भैंस घूम रही है। अब उसके अंदर जो लोग जा रहे हैं, फ्री में टेस्ट करा रहे हैं, फ्री में दवाइयां ले रहे हैं, क्या उन लोगों को समझ में नहीं आया कि भाजपा कोरा झूठ बोल रही है? अब इन्होंने कहा कोई स्कूल ही नहीं बना जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां एसएमसी की मीटिंग होती है, जब माँ बाप जा रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता? तो इतना कोरा झूठ वो तो दिखाई देगा ना साहब। इन्होंने कहा जी कुछ हो ही नहीं रहा, सब जगह पानी गंदा आ रहा है। एक और बयान दिया कि गंदा चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी, इतना खराब चुनाव लड़ी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, ऐसा मैंने नहीं देखा था। क्या आपको क्यों लगता है कि बीजेपी गंदा चुनाव लड़ी? ये मैं बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इनका वोट शेयर बहुत ज्यादा कम हो रहा था, इनको लगा कि जो एक तबका मिडिल क्लास का जो इनके साथ हुआ करता था, उसको बिजली पानी के मुद्दों से, महिला सुरक्षा के मुद्दे से, कैमरे लगने से जो इनसे छटका, साथ में एक तबका ऐसा था जो इंटेलेक्चुअल तबका था, उसको ये लगने लगा कि एजुकेशन और हेल्थ में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जबरदस्त ट्रिमेंडस काम किया है, वो भी इनसे छटका था। व्यापारी भी इनसे छटका, क्योंकि उनको मालूम था कि अभी मैं बता दूं बस, महापोल के आंकड़े में एक और बढ़ गया है आम आदमी पार्टी का। यानी आम आदमी पार्टी इज गेटिंग क्लोजर टू 53-16 हो गया, 53-16 हो गया। डॉक्टर संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड टू आम आदमी पार्टी। देखिए, जो उनके विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल बनाया, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई इत्यादि, स्वाभाविक है ये जो नतीजे आएंगे ये बताएंगे कि जो भी इनके दावे थे उसमें सच्चाई थी या नहीं थी। अब तो कैंपेनिंग खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ पर लड़ाई शुरू कर दूँ ये उचित भी नहीं होगा। कैंपेनिंग का अपना एक मोड होता है प्रवक्ताओं का, कैंपेनिंग के पश्चात एक अलग मोड होता है, तो मुझे लगता है मुझे अब अलग मोड में रहना चाहिए। दूसरे बात है, आप देखिए मैं बार-बार बड़े बदले से मेरे हजूर नजर आते हैं, लेकिन एक संबित बड़े बदले से आज आप नजर आते हैं। इसका कारण यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली बारी से भी नंबर कम आ रहा है, कहीं 3 से भी 2 हो रहा है? नहीं, ना, मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम एक अच्छे नंबर के साथ सामने आएंगे। मैं किसी भी एग्जिट पोल को नकारना नहीं चाहता। सरकार बनाने का दावा तो आज आपने छोड़ दिया। आश्वस्त हूं, इट इज वेरी ग्रेसफुल। वैसी दावा मैं नहीं करूंगा, नहीं, मैं ऐसा दावा कुछ नहीं करूंगा, मगर मुझे लगता है कि विश्वास करते हुए, मुझे विश्वास है कि ये एग्जिट पोल पे विश्वास करते हुए मुझे विश्वास है कि हम एक अच्छे नंबर के साथ आएंगे। मगर देखिए, ये जो सफर हमारा 2014 का रहा, अगर नतीजे ये है तो ईवीएम पर टीका लग गया कि ईवीएम बिल्कुल सही है। ईवीएम खराब नहीं है। 2019 जी
2019 में ईवीएम खराब हो गई थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की मोहर है, राजेश गुप्ता की मोहर है कि ईवीएम इज परफेक्टली फाइन। देखिए मेरा ये कहना है कि मशीन को आप जब चाहे खराब कर सकते हैं, जब चाहे नहीं कर सकते। तो हो सकता है इस बार ना करा हो, वो तो नतीजे बताएंगे। ये तो अपने हाथ की चीज है ना राजेश जी, अपने हाथ की चीज है, जब मर्जी करो जब मर्जी ना करो। डॉक्टर संबित पात्रा ने बड़ी ग्रेसफुली बहुत बड़ी ग्रेसफुली चर्चा करी। मुझे लगता है कि आपको भी ग्रेसफुली मानना चाहिए कि जब आप हारते हैं तो आप उस बच्चे की तरह हो जाते हैं कि अब मैं नहीं जीत रहा तो मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखिए होता क्या है कि हर चुनाव का एक अलग नतीजा होता है, हर चुनाव का एक अलग, लेकिन जब लड़ना चाहिए चुनाव को, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर पात्रा आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है। लेकिन जब चुनाव लड़ते हुए भी तुम ग्रेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें अपने आपके मुंह से निकल सकती है, एक हीटिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया आपने देखा, बड़ा दुख होता है। और लाइटर नोट, सोशल मीडिया पे मैसेज आया, सोशल मीडिया पे मैसेज आया कि डॉक्टर संबित पात्रा आपके बड़े नहीं छोटे भाई हो सकते हैं। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि एक दूसरे को देशद्रोही बोल देते हैं। राष्ट्र ईवीएम को जब चाहे आप खराब कर सकते हैं, जब चाहे सही कर सकते हैं। देखिए, जहां तक ईवीएम का रोना धोना है वो तो अब सेटल्ड इशू है। अब इतने राज्यों में इनकी जीत हुई है, अब उसके बाद से ये ईवीएम का राग अलाप नहीं रहे हैं। बहरहाल ईवीएम से बाहर निकलते हुए हमें कुछ आंकड़ों पे आना पड़ेगा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है, आज कांग्रेस लगभग नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है उसी दिल्ली में जहां 15 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। आप सोचिए, ये वोट शेयर कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है और अरिथमेटिकली, क्योंकि ये सारा कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। आपको इसका दुख है, एक लाजमी दुख है, लेकिन कांग्रेस को इसका कोई दुख नजर नहीं आ रहा। वो चुनाव अब इतनी बड़ी कैंपेन उन्होंने करी नहीं। अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को मेंटेन किया है, शून्य था, शून्य बरकरार रह रहा है। नहीं, मेरा इसमें कुछ और टेक था। मेरा टेक था कि वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रेटजीज फॉर द फ्यूचर, क्योंकि जब तक तिकोनिया लड़ाई होता है, ट्रायंगुलर फाइट होती है, उसका नतीजा कुछ और होता है। जब एक पार्टी उसमें से नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है और उसका वोट शेयर ट्रांसफर आम आदमी पार्टी को होती है, तो हमें भी अपने लड़ने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक है, को ठीक से लड़वाना पड़ेगा। इसको आगे नहीं, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। राहुल गांधी को खड़ा करना ये हमारा काम नहीं है। ना, अशोक जी, आप इतने निष्ठुर ना होइए। राहुल गांधी को खड़ा करना ये हमारा काम नहीं है, वो खुद खड़े होंगे। मुझे लगता है मनोज तिवारी जी को अगर सीएम फेस घोषित किया जाता तो पूर्वांचली और जो बिहारी वोटर बेस है उसका फायदा होता। लेकिन मुझे लग रहा था इस पूरे चुनाव में सीएम फेस परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर बने फिर रहे थे। इसका जो है बड़ा एक राजेश गुप्ता कह रहे हैं कि चलिए 2000 पूर्वांचली वोटर का फायदा, बिहारी वोटर का फायदा जो है ये कोशिश कर लीजिएगा। मनोज तिवारी सवाल ये है, जी संबित जो सवाल आप बार-बार हमें कह रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी की बात पे राजेश गुप्ता भी कुछ कह रहे। राजेश गुप्ता, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? आपको तो ये भी नहीं बोल सकता आपके नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं कि कोई गम है जो छुपा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस होती तो पूछता, बात मैं सुनूंगा तो मुस्कुराऊंगा ही। बीजेपी होती तो देखिए, दो बातें हैं, एक तो 68 सीटें, दो बातें, एक तो 68 सीटों की बात होगी तो लाजमी है कि मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि अभी कैंपेन में तो अभी करके हटा हूं और अभी आपके सामने टीवी पे बैठा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि आपने बात इतनी अच्छी बताई है, आपके मुंह में घी शक्कर। और दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की जहां तक बात है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर डिपेंड हो जाए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को बताते हैं और है भी, वो डिपेंड हो जाए दूसरी पार्टी पे कि वो बड़ी खबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के तमाम दिल्ली के बड़े नेताओं की और सांसदों की बैठक बुलाई है। ये इस समय की बड़ी खबर है। लेकिन टीवी9 का एग्जिट पोल कांग्रेस को 1 सीट दे रहा है। कांग्रेस के लिए बड़ी देर बाद ये अच्छी खबर आई भी है, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, अरविंद केजरीवाल की धमाकेदार बम्पर और शानदार वापसी होना तय माना जा रहा है। एग्जिट पोल है, नतीजे 11 को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में अभी बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। 20 सीटों के लिए भी स्ट्रगल कर रही है अब भारतीय जनता पार्टी, जिसने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा। संबित पात्रा, एक बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट वर्ग का मानना है कि जिस मजबूती से आप चुनाव लड़े, अमित शाह जो ग्राउंड पे गए, जगत प्रकाश नड्डा जो गए, 200 सांसद जो आए, उसके ऊपर अब बड़े सारे तंज कसे जा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? व्हाट इज योर आंसर टू दैट?
देखिए, मैं हाथ जोड़कर एक ही बात कहना चाहता हूं, मेहनत के ऊपर कभी तंज नहीं कसना चाहिए। मेहनत हमेशा अच्छी चीज होती है। देखिए, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मगर मुझे कितना कुछ सीखने को मिलता है अपने नेताओं से। अगर देश का गृह मंत्री घर घर तक चला जाए, देश का पूर्व हेल्थ मिनिस्टर, हमारे पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा घर घर चले जाए, गली गली चले जाए, तो हमारी बिसात क्या है? हम सब देखिए, हम जो छोटे कार्यकर्ता हैं, हमें कितना बड़ा एनर्जी का बूस्ट मिलता है। वहीं आप कंपेयर करिए उसी को जोड़ के सवाल होने के बाद इतना 200 सांसद चलेगा, इतना सब कुछ कर लिया। उसी को जोड़ के सवाल है मेरा। देखिए, मेहनत करना नेगेटिव। समीर जी कह रहे थे कि जनसंघ से लेके आज तक हम चुनाव लड़ना जानते हैं, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ वो ताकत से चुनाव लड़ता है। मेरा ये कहना है कि दिल्ली में आप 0 से 4, 4 से 17, 17 ऐसा नहीं हो रहा है। आप दिल्ली में सत्ता में थे, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी थी उसके सामने आप 23 तक फिगर पहुंच गया था। 32 पहुंच गया था। 32 आम आदमी पार्टी का, आम आदमी के पार्टी के सामने। अब उस 32 से आप 4 पे आ गए हो। अब उस 4 से उठना भी हो, क्योंकि उस 32 में जितनी मेहनत थी उसकी कई गुना मेहनत इस बार दिखाई दी। तो कम से कम इस बार 20, 25, 32 तक पहुंच जाए, ऐसी अपेक्षा। बड़ी खबर यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई हुई है तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के बड़े नेताओं की, दिल्ली के तमाम सांसदों की। ये ताजा अपडेट है। लेकिन ब्रेक के बाद हमारे पास इंडिया फाइनल आंकड़े का इंतजार है। अभी भी महापौल के फाइनल आंकड़े का इंतजार है। महापौल के फाइनल आंकड़े का 53-16-1 अभी का आंकड़ा। एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट के आते हैं बहुत जल्द। जाइएगा नहीं। तो महापौल का आंकड़ा कहता है आम आदमी पार्टी 53, बीजेपी 16, कांग्रेस 1। यानी इतना सब कुछ जो हुआ उसके बाद भी क्या बीजेपी 20 का आंकड़ा नहीं पार कर रही है? उसी पर हम बात कर रहे हैं। अमीश हमारे साथ हैं। जी, निश्चित तौर पर अब एक्सिस माय इंडिया का भी आंकड़ा लगभग आ गया है। दे आर ऑल्सो गिविंग आम आदमी पार्टी क्लोज टू 60 एंड बीजेपी इज स्ट्रगलिंग बिटवीन 8 to 9। दिस इज वेरी बिग। संबित पात्रा हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी अक्सर एग्जिट पोल्स में शामिल नहीं होती, लेकिन आज तो उनको शामिल होने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि नंबर्स भी कुछ नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता हैं। मैं सीधा रुख करता हूं संबित आपका। अब एक और एग्जिट पोल आया है जो आम आदमी पार्टी को एक क्लियर 60+ की सिचुएशन दिखा रहा है। बीजेपी डबल डिजिट के लिए उधर स्ट्रगल कर रही है। What is your take? देखिए, जहां तक डबल डिजिट का सवाल है, मुझे लगता है डबल डिजिट के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी जाएगी ही, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हम अच्छा करेंगे। दूसरी बात है, जहां तक क्लियर मेजॉरिटी का विषय है, लगभग मैं जितने भी एग्जिट पोल अभी तक देखा हूं उसे शाहीन बाग मिसफायर करा। ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। शाहीन बाग, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। क्या शाहीन बाग के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बात करनी नहीं चाहिए थी? क्या शाहीन बाग मिसफायर हो गया? कतई नहीं। शाहीन बाग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था। देखिए, मैंने बार बार कहा, चुनाव के नतीजे पॉजिटिव हो या चुनाव के नतीजे नेगेटिव हो, जो विषय देश को तोड़ने वाले हो, जहां पे देश के खिलाफ नारे लग रहे हो, जहां आसाम को काटने की बात हो रही हो, जहां जिन्नावाली आजादी की बात हो रही हो, चाहे वो हमें वोट दें वोट नहीं दें, मगर इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना, जनता को जागरूक करना। संजय सिंह, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो चैलेंज कर रहे थे कि मैं ईडी के पास खुद जाऊंगा, मैं पूछूंगा कि मेरे खिलाफ क्या है। यानी आपने पीएफआई वाला मामला भी आया ईडी की तरफ से, जो भी वो खबरें आई, और उसके अलावा ये शाहीन बाग का भी विषय हुआ। और संजय सिंह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के बेटे को आतंकवादी कहा, वो उसको ले डूबा। और अगर अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो उसका भी मजाक उड़ाया। हमारे कार्यक्रम में जो हनुमान चालीसा पढ़ी उसका भी मजाक उड़ाया गया बीजेपी द्वारा। देखिए, पहले तो संजय सिंह जी का जो पीएफआई वाला चैलेंज को लेकर ईडी का जाने का विषय है, वो बिल्कुल जा सकते हैं। वो सांसद भी हैं और वो जा भी सकते हैं। आप याद करिए, पी चिदम्बरम भी हमें चिढ़ा रहे थे, वो भी हमें चैलेंज कर रहे थे कि मेरे साथ डिबेट करिए, मगर वो जेल भी गए, जेल से बाहर भी आए हैं और उसके बाद पूरी प्रोसेस चल रही है। देश में इन सब विषयों को लेकर प्रोसेस होता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या शाहीन बाग पे भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए? समीर जी, शरद पवार को एफआईआर दर्ज करके करीब अभी 8 महीने हो गए हैं। एक एफआईआर दर्ज करने के बाद शरद पवार खुद गए ईडी ऑफिस में कि मुझे कोई पूछना है तो पूछो। उन्होंने कहा था कि हम आपको नोटिस देके बुलाएंगे। आज तक नोटिस नहीं आया। हाँ,
कोई बात कि भाई नहीं। नेम देखिए FIR मैं ये नहीं थी, कह रहा था नहीं कि नहीं अरे सुनो, 2 एफआईआर हुई। अरे भाई, देखिए बाई नेम नहीं थी FIR। बाय नेम थी तभी हो गए थे। बाय नेम एफआईआर हुई थी। बाय नेम एफआईआर नहीं है। करेक्ट, आई एम करेक्ट। एक सेकंड संबित नाम FIR है यार। अरे आप समझे नहीं, नहीं, इनकी मैं करेक्ट कर रहा हूँ। correct, इनको FIR क्राइम की हुई थी। संजय का नाम FIR नहीं है। हाँ, संजय के भी नहीं है। हाँ, यस करेक्ट। खाली र्यूमर मॉन्गरिंग थी। एक सेकंड, अरे भाई, एक सेकंड। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैं एक जवाब डिसीजन देता दिया। हूं उस डिसीजन में 77 नाम दिए। उस 77 नाम के खिलाफ पहला एफआईआर हुआ। एक सप्ताह बाद ईडी दूसरा एफआईआर लॉन्च करती है जिसमें शरद पवार का नाम होता है। संजय सिंह के नाम पर तो FIR नहीं है ना। मैं जवाब देता हूं। FIR होनी जरूरी थोड़ी है, वो तो कॉन्स्पिरेसी से अगर जुड़ेगा तमाम तो पॉलिटिकल पंडित जो हाँ, है तो एक वही एक ठीक एक है। करके समझ अलाउ संबित टू मेक इस पॉइंट नाउ। आप लोगों ने दो तीन सवाल पूछ लिए। संबित, मैं जवाब देता हूं। देखिए ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं कि इसी देश में चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को लगभग 21 वर्ष लगे जेल जाने के लिए। एक प्रोसेस है इस देश में। मैं जुडिशरी का कभी भी असम्मान नहीं करता हूं, मगर अच्छी बात है लोकतंत्र में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। आप अगर आओ देखो ना ताओ किसी को जेल में डाल दो तो आप ही लोग कहेंगे ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो आपने बदले की राजनीति की। आप अगर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो सवाल उठता है कि इतनी देरी क्यों हो रही है। मुझे लगता है हम सबको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। मैं कह रहा था अगर शाहीन बाग में इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है तो फंडिंग कहीं ना कहीं से आ तो रही है ना। सबको ईडी पे भरोसा है। अगर 120 करोड़ रुपए बांटा गया है, किनके माध्यम से बीजेपी को शाहीन बाग के लिए डूबा। शाहीन बाग ने जो राजनीतिक दिशा तय करी उसके आगे पड़े भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को। बड़ा सवाल जो है बड़ा विनम्रता पूर्वक मैं जवाब देता हूं। आप जो नहीं संबित भाई एक सवाल मेरा ये है। हाँ, बोलिए, कि आप जो इल्जाम लगाते थे कि दूसरी पार्टियां जो है वो हाईकमान चलाती है, बाकी सारे लोग डमी हैं, लेकिन आज गृह मंत्री ने ये मीटिंग कॉल की है बजाय इसके कि जेपी नड्डा या दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग कॉल करते। क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ आपकी हाई कमान सिर्फ अमित शाह तक जाती है, बाकी सारे लोग डमी हैं आपकी पार्टी में? चलिए, पहली बात तो है अमित शाह जी ने किस कारण से मीटिंग बुलाई है, किसको बुलाई है, ये मैं जानता भी नहीं और ये आप भी नहीं जानते। ये तो सोर्सेस के माध्यम से आप चला रहे हैं। किस कारण से मीटिंग बुलाई गई है आपको कैसे बुलाया पता जा है? रहा है? नहीं, सब लोग जानते हैं। नहीं आपको कैसे पता दिल्ली के सांसदों को बुलाया गया है? कहां पर एक मुझे दिखाइए बीजेपी ने कहां प्रेस रिलीज दिया है कि दिल्ली के मनोज सांसदों को तिवारी अमित का शाह ने ट्वीट, मीटिंग पे बुलाया? मनोज तिवारी का ट्वीट। हार अभी कहां? ये एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल है। शोएब भाई एक सेकंड ये एग्जिट, और मनोज तिवारी कह रहे हैं ये एग्जिट पोल फेल होंगे, 48 सारे सीटें आएंगी। एग्जिट पोल फेल होंगे। मनोज तिवारी ने बोला कि दिल्ली में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। मनोज तिवारी का ये दावा है। 48 सीटों का दावा किया उन्होंने। 48 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। संबित, आप तो बिल्कुल मान रहे हैं एग्जिट पोल जैसा ही होगा, मतलब आप ऐसा जैसा हाव है आपका, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं 48 सीटें आएंगी। स्वाभाविक रूप से मैं क्या करूं यहाँ पे? अगर आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं कहूँ कि मैं विश्वास नहीं करता एग्जिट पोल को और मैं वॉकआउट कर दूं तो ये आपको पसंद नहीं आएगा। इस कारण से मैं डिबेट कर रहा हूं। मनोज तिवारी हमारे ग्राउंड के नेता भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं दिल्ली के। उन्होंने कोई दावा किया है तो तथ्यों के आधार पर किया होगा। मुझे लगता है अब लड़के लाभ नहीं है, चंद इंतजार का विषय है। एक साइंटिफिक कारण यह भी रहा है कि आज तक दिल्ली में जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट टाइम के चुनाव के जो एग्जिट पोल थे, वो अभी सटीक नहीं रहे हैं। उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां रही थी। याद करिए लास्ट टाइम अधिकांश एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी थी। राजेश गुप्ता, बीजेपी ने अभी हार नहीं मानी है। बीजेपी कह रही है कि एग्जिट पोल है, लेकिन ये तमाम एग्जिट पोल फेल होंगे और दिल्ली में 48 सीटों के साथ बीजेपी आएगी। देखिए, जैसे अभी संदीप भाई ने कहा कि मनोज तिवारी जी जमीनी आदमी है, जैसे मैंने कहा कि मैं तो एक विधायक और खुद चुनाव लड़ाया तो मैं जानता हूं कि जमीनी हकीकत है क्या। और ऐसा नहीं है, पात्रा साहब को भी सब कुछ मालूम है, ये एक नेता है, इनको सब पता है, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये चुनाव काम वर्सेस बेकार हो गया था, बेकार की बातों में चला गया। दूसरी बात क्या हो गया कि जनता का मजाक बनाया जाने लगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो इतने अच्छे अच्छे स्कूल हमने बनाए, तो उन लोगों को बहुत नाराजगी हुई कि यार हमारे बच्चे इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हुए मजाक बना रहे हैं। जिन लोगों को मोहल्ला क्लिनिक से फायदा हुआ, स्कूलों से फायदा हुआ, वो लोग नाराज हो गए। जो हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा में गए, उनको बहुत नाराजगी हुई कि ये किस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये मजाक अरविंद केजरीवाल का है, उसकी सरकार का नहीं उड़ा रहे थे।
ये उन लोगों को अच्छा फ्री होने का फ्री देते हैं, खुद कहते हैं अरविंद का मजाक उड़ाना, खुद कहते हैं 2 किलो आटा फ्री दे देंगे। एक बात एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं बोला, उन्होंने स्ट्रैटेजी भी पूरी नरेंद्र मोदी वाली अपनाई। जिस तरह में उनके मीडिया में इंटरव्यू आए, जिस तरह के उनके बयान आए, ये मुझे गाली देंगे, ये सब मेरे खिलाफ एक हो जाएंगे, मेरे साथ जनता बनी रहे। मैं तो कुछ डायलॉग्स को भी मैच कर सकता हूं जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो बयान देते थे और जो अरविंद केजरीवाल देते थे। तो यानी एक तरह से ही फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी जो विक्टिम रोल प्ले कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्टता कहता हूं, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी को इस चुनाव में गाली नहीं दी है। हाँ, अगर स्कूल के विषय में बात करना, मोहल्ला क्लिनिक के विषय में बात करना, ये गलत बात है। तो मुझे लगता है फिर चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। अगर चुनाव में सर मैं कंप्लीट कर लूं, अगर चुनाव में हम स्कूल के विषय में बात करते हैं, अगर मोहल्ला क्लिनिक की संख्या के विषय में बात करते हैं कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की वादा की गई थी और आपने खोला 70 या 80 मोहल्ला क्लिनिक, तो ये अरविंद केजरीवाल जी को गाली कैसे हो गई? अगर स्कूल की सत्यता को आप दिखाते हैं, उसके रिजल्ट को दिखाते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल को गाली कैसे हो गई? हनुमान चालीसा को लेकर अगर हमने सवाल पूछा कि आज से पहले आपने हनुमान जी की बात नहीं की मगर अचानक हनुमान जी याद आ गए, तो ये अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं है, ये विचारधारा को एक्सपोज करने की बात है। तो इसको व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात संवित जी 1 मिनट जी। आप ओडिशा से रहने वाले हैं और जगन्नाथ को आप अपना परम देवता मानते हैं ना, लेकिन चुनाव के टाइम पे आप मूर्ति लेके आए थे, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आपको आज कैसे जगन्नाथ याद आए? क्योंकि सबको मालूम है आप उड़िया हो, आप जगन्नाथ की रोज पूजा करते होंगे। एक हिंदू आदमी हनुमान जी का रोज नमस्कार करता है, वो बोलता है मेरी रक्षा कर, लेकिन एक दिन उसने किया और कैमरे ने कवर किया तो आज ही हनुमान याद आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब लोगों ने कहा कि मूर्ति लेके क्यों निकले भाई संबित पात्रा, जब रैली करने गए तो मैंने भैया ओडिया आदमी है, उसके जहन में बसा हुआ है जगन्नाथ, वो आज थोड़ी है, सालों से। मैं जवाब देता नहीं, जहां तक मेरी रैली का सवाल है उस पर डिबेट नहीं हो रहा। मेरी रैली में किसी ने मुझे गिफ्ट किया उनकी मूर्ति, तो मैंने सर पे लगाया, उसका जवाब मैंने दिया और उस पर इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड हुई। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, देखिए मैं सोशल मीडिया में भी बड़ा एक्टिव रहता हूँ। मैंने कम से कम सैकड़ों फोटो अरविंद केजरीवाल जी के देखे होंगे नमाज पढ़ते हुए। संजय सिंह जी, कभी अरविंद केजरीवाल जी और कभी मनीष सिसोदिया जी, लगभग दिल्ली के हर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, नमाज पढ़नी बुरी बात नहीं है, मगर अचानक जब मची खलबली तब याद आए बजरंग बली, क्योंकि शाहीन बाग को लेकर। अच्छा राजेश कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा नीचे लाओ। नमाज पढ़ना बुरी बात थोड़ी है। मैं तो अरे नमाज पढ़ रहे होंगे, नमाज नहीं वो पढ़ रहे थे, ऐसे फोटो सब है ना, दुआ पढ़ी जाती है, ऐसे फोटो है, ऐसे करके फोटो है। राजेश गुप्ता, आखिरी एक सवाल आपसे ये है कि आखिरी दौर में बीजेपी भी आपको अपनी पिच पे ले आई, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे थे, हनुमान मंदिर भी जा रहे थे, आपके कुछ नेता अपने हाथों के कलेवे भी दिखा रहे थे, देखिए हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। यानी आखिर में तो आपको अपनी पिच पे लेके आई भारतीय जनता पार्टी, मजबूर कर दिया आपको चुनाव बदलने के लिए। जो भी कह रहे पात्रा साहब ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को गाली नहीं दी, उन्होंने खुलेआम कहा कि ये आतंकवादी है, ये भाजपा ने बार बार कहा आतंकवादी है। अब ये गाली नहीं है, अगर आप मुझे आतंकवादी कहेंगे, अगर आप मुझे राष्ट्र विरोधी कहेंगे, ये देशद्रोही कहना, राष्ट्र विरोधी कहना सबसे बड़ी गाली है। हम अपने देश के लिए मरने मिटने को राजी है, हमें ये देशद्रोही कह रहे हैं, इससे बड़ी गाली कौन सी होती है? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम भगवान को याद करें चुनावों में। अरे भाई, हमारे धर्म में कहा जाता है कि भोजन और भजन छुपा के करने चाहिए, ये दिखाने की चीज नहीं है। लेकिन अब ये कमाली कर दिया तो चुनावों में ठीक है, कैमरा पीछे चला गया, अरविंद जी मंदिर गए तो वैसे भी जाते रहते हैं, हम रोज जाते हैं, दिन में 50 बार जाते हैं, लेकिन ये दिखाने की, बताने की, जिताने की बात थोड़ी है, ये आस्था की बात है। लेकिन इसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो पात्र साहब जो अब रिजल्ट आएगा उसको जैसे आप ग्रेसफुली मान रहे हैं, और हम भी भगवान राम को मानते हैं, हार पे आ जाता है तो ग्रेसफुली माने। संबित जवाब, बात को समझे। एक तो संबित आपने ओवरडू कर दिया, बीजेपी ने ओवरडू कर दिया इस बात। मैं इसका जवाब देता हूं, नहीं मैं जवाब देता हूं। एक तो राजेश गुप्ता जी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बीच में चिल्लाते नहीं है, मैं उनका सम्मान भी करता हूं और अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी बात है, जहां तक हनुमान जी का सवाल, इन्होंने कहा ये तो गुप्त होना चाहिए, ये तो किसी को दिखा के नहीं होना चाहिए, ये चुनाव के समय अचानक क्यों दिखा के हुआ? देखिए, ये जनता आजकल बहुत बुद्धिमान है और हम सब राजनीतिक लोग हैं, हम भी समझते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ ना कैसा होता है। हम लोग आप हनुमान मंदिर गए, 2 सेकंड का समय दीजिए, 2 सेकंड का समय दीजिए। तो क्या वो नमाज पढ़ने गए? 2 सेकंड का समय दीजिए, ऐसा नहीं होता है। एक सेकंड
आपका अनुमान, आप हनुमान, एक सेकंड शोएब, आप तो हनुमान मंदिर नहीं गए ना? नहीं, जो नहीं गए ना, परेशान बैठिए। नमाज हनुमान मंदिर गए, सब हनुमान के वक्त है, वो आपस में डिबेट कर रहे हैं। शोएब जवाई का क्या लेना देना? आप इसके बाद शाहीन बाग जाइएगा, आपके लिए वहाँ पकवान इंतजार कर रहे होंगे। शेख जायद के मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने गए थे। जी जी, आप बड़ा आंकड़ा हमारे पास है, एक सेकंड, बड़ा आंकड़ा हमारे पास है। महापोल के अंदर 53 आम आदमी पार्टी, 16 भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस। मैं संबित आपकी बताता हूँ, रामकृपाल सिंह, नंबर्स लगभग अब स्पष्ट ये कह रहे हैं कि बीजेपी 20 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है दिल्ली के अंदर। ये तो पहले से ही था, सारे ओपिनियन पोल बता रहे थे कि आप पार्टी आ रही है और अच्छे ढंग से आ रही है। बीजेपी को तो लोग वैसे भी 10 के आसपास दिखा रहे थे, लेकिन मैं सबसे 10वीं कहां दिखा रहे थे? 8 से नीचे दिखा रहे थे। मैं वही महत्वपूर्ण बात यह है, अमीश जी सीट पे मत जाइए, पोल परसेंटेज में बीजेपी ने गेन किया या नहीं, क्योंकि 33 और 30% उसका ऑलरेडी रहता है। जब नतीजे आ जाएंगे तो इससे देखिएगा कि पूरी देश की राजनीति और ये शाहीन बाग मुद्दा था कि नहीं था? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसा अगर 16 सीट भी आप दिखा रहे हैं, मैं वोट परसेंट पे जाऊंगा। अगर वोट परसेंट बीजेपी का 6% भी बढ़ा है, 7% भी बढ़ा है, तो निश्चित जानिए स्थानीय चीजों के साथ राष्ट्रीय मुद्दा भी रहा है, जिसका कि बाकी स्टेट में 11 को आएंगे, बिल्कुल असर पड़ेगा। मैं बोलता हूं कि बीजेपी 3 भी आए और यदि वोट प्रतिशत 8 या 6% बढ़ता है तो शाहीन बाग वाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ बीजेपी इन दिल्ली। और ये गति पकड़ा तकरीबन 3 बजे के बाद, इस ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? अब पता नहीं, हो सकता, हम तो इस ट्रेंड को बहुत अच्छे से देखते हैं। एग्जिट पोल के जो महारथी हैं, पता नहीं उसको कैसे देखे हैं, बट बस मैं आज मेरा ट्वीट मैंने जो किया है ना, प्लीज़ उसको संभाल के रखें और एएनआई की बाइट संभाल के रखें। ईवीएम को दोष मत देना भैया, रिजल्ट का इंतजार कर लेना। इंतजार करो, बिल्कुल निश्चित तौर पर रिजल्ट का इंतजार होगा। एके वाजपेयी, आप भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या एग्जिट पोल को आप सर माथे लगा रहे हैं? मैं भी मनोज तिवारी की बात से सहमत हूं और आप देखेंगे 11 तारीख को कि ये मामला उल्टा पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा इसलिए संभाल के रहेगा, हमारे आर्काइव टीम है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो शाहीन बाग का मामला हुआ, ये इन्होंने ही क्रिएट किया था और इनको उसका फायदा भी मिला है, क्योंकि जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम बाहुल्य है उसमें वोट परसेंटेज आप देखिए सबसे ज्यादा बढ़ी है। तो इनके द्वारा किए गए भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप बताओ, आपने शाहीन बाग का जो ध्रुवीकरण किया था वो मुसलमानों के फायदे के लिए किया था? हमने किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं ध्रुवीकरण। ये क्या बात कर रहे हो? ये क्रिएट भी उन्होंने किया और उसका फायदा भी उनको। शाहीन बाग तो बीजेपी ने तो नहीं करवाया। शाहीन बाग में अमतुल्ला खान दिखे, शशि थरूर दिखे, उसके अलावा कांग्रेस के दिग्विजय सिंह दिखे। तब तक नहीं था जब तक भारतीय जनता पार्टी ने शाहीन बाग को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। वो सड़क अगर 50 दिन से आंदोलन, सड़क 50 दिन से बंद है तो वो लोगों का मुद्दा है। समझिए, 1 मिनट, ये तो भारतीय जनता सड़क पार्टी 50 दिन से बंद है। देखिए, मैं इस चुनाव के शोर में भी मैं इस बात को बोलूंगा, जो सड़क 50 दिन से बंद है, वो इस एग्जिट पोल से वो सड़क बंद करना जायज कतई नहीं होता। वो सड़क बंद करना सही नहीं होता। वो सड़क 50 दिन से बंद है, जिसके रास्ते में स्कूल, अस्पताल सब आते हैं, वो बेहद गलत है। भारतीय जनता पार्टी यदि रामदेव जी यदि प्रदर्शन पे बैठते हैं और यूपीए की सरकार पुलिस एक्शन करके उनको भगा सकती है, तो क्या शाहीन बाग खाली ये सरकार नहीं कर सकती? इतना बड़ा मजबूत। एक सेकंड, आप मेरी बात ही नहीं पूरी होने दे। यदि शाहीन बाग खाली करवाना है तो करवाते। शाहीन बाग को आपने सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट बोला, देशद्रोहियों का बोला, इसके लिए ये ध्रुवीकरण हुआ। फिर जो नॉन बीजेपी थे तो शाहीन बाग वाले के साथ चले गए। अशोक जी, शाहीन बाग का सारा प्रोजेक्ट इन लोगों ने शुरू किया, ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। और उसमें क्यों नहीं हटाया? पुलिस ने लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया, वो जानबूझ के नहीं किया। हम लोगों ने, पुलिस ने वाजपेयी, आखिरी सवाल, मेरा आखिरी सवाल, ये सारे समर्थकों ने कहा कि देश जीतेगा, शाहीन बाग हारेगा। अब कौन जीता है?
अगर ये आंकड़ा आता है तो शाहीन बाग कैसे जीता? भाई शाहीन बाग कैसे? शाहीन बाग तो नहीं जीत सकता। शाहीन बाग है किस पे बेस? ये कह रहा किशोर जी, था शाहीन बाग का इशू क्या है? शाहीन बाग का इशू है सीटेबल है और वो भी गुमराह पे बेस है। क्या बात कर रहे हो आप? संविधान को बचाना है। नहीं, ये उस बैग में जी, संविधान के नाम पर सड़क जाम नहीं करी जा सकती। ये शाहीन बाग की लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी, ये शाहीन बाग की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन महापौल में भारतीय जनता पार्टी को 16 नंबर, 16 सीटें और आम आदमी का पार्टी का नंबर 53 और कांग्रेस स्ट्रगल कर रही है एक सीट के साथ। कांग्रेस अपना शायद खाता खोले, शायद ना खोले, इसमें बड़े इफेंट बट है। लेकिन फिलहाल इस महापोल की महा कवरेज में इतना ही। एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार बन रही है, ये इस समय की बड़ी खबर है। फाइनल आंकड़े इस समय 53, 16 और 1 आ रहे हैं। मैं एक आंकड़े अभी कुछ और आ रहे हैं, वो मैं आंकड़े तुरंत पेश करने जा रहा हूं आपके पास। महापौल में केजरीवाल की वापसी हो रही है। मैं क्विकली 10-10 सेकंड में आप सबसे एक रिएक्शन चाहता हूं। मैं पहले शुरुआत करता हूं आपसे अशोक वानखेड़े, 10 सेकंड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी क्या 10 सीटों की लड़ाई ही लड़ रही थी? उनको लग रहा था इज्जत बच जाएगी अगर 10 से 15 के बीच में आ गई? सीधा सवाल। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ शाहीन बाग की लड़ाई लड़ रही थी। वो देखना चाहते थे कि इस पोलराइजेशन के वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है। मैं बार बार कह रहा हूं, सीट कन्वर्जन का कोई मामला नहीं है। फाइनल आंकड़ा हमारे पास है। फाइनल आंकड़ा मेरे पास है। एक सेकंड रुकिए। ऑडियो डाउन है। फाइनल आंकड़ा हमारे पास है। फाइनल आंकड़े के अंदर 53, 16, 1 कांग्रेस, यानी फाइनल आंकड़े के अंदर भी आम आदमी पार्टी 53 सीटों के साथ सबसे ऊपर। अरविंद केजरीवाल की वापसी हो रही है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम 48 सीटें जीतेंगे। मेरा ट्वीट सेव करके रखना। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं भारी बम्पर शानदार बहुमत के साथ जीत के हम वापस आ रहे हैं। और शोएब जमाई इधर कह रहे हैं कि दिल्ली में शाहीन बाग ने दिखा दिया उसकी पॉलिटिकल ताकत कितनी बड़ी है और इसीलिए बीजेपी की विचारधारा को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को घुटने टेकने पड़े। यही कह रहे हैं आप जी। और मैं आखिरी वर्ड लेता हूं आपसे आशीष जी, 40 सेकंड 30 सेकंड के अंदर। शाहीन बाग बीजेपी के लिए फेल हो गया, लेकिन शाहीन बाग विरोधियों के लिए हिट हो गया। नहीं, किसी के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी अच्छी बात हुई। इतने नफरत भरे चुनाव के कैंपेन के दौरान अगर शाहीन बाग मुद्दा नहीं बन पाया, इसका मतलब दिल्ली की जनता की जीत है। उसने झगड़ा करने से इनकार कर दिया। ओके, रामकृपाल सिंह। बिल्कुल सही है। देखिए, जीतती जनता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, इसी सड़कों पे बसें जलाई गई। मैं फिर कहूंगा कि बीजेपी का पोल परसेंटेज क्या आता है, क्या रहता बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है बढ़ रहा है बीजेपी। तो देखिए, और एक बड़ी इंप्रूवमेंट है उसमें। बहुत जल्दी किसी चीज को खारिज करना उचित नहीं है। मुझे लगता है कि स्थानीय मुद्दे भी चलते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी साथ में हैं। 15 सेकंड शोएब जी। देखा, मेरा ये मानना है कि इस बार की दिल्ली चुनाव ने ये तय कर दिया है कि देश जो है किसी किस्म के कम्युनलाइजेशन वाली राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश जो है वो विकास की तरफ जाएगा। यही रास्ता शाहीन बाग ने दिखाया है। मुझे लगता है आने वाले तमाम चुनाव में शाहीन बाग पैटर्न अब पूरे देश के चुनावों में फॉलो होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शाहीन बाग, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, बड़ा आंकड़ा शाहीन इंडिया बाग टुडे इन्होंने एक्सिस का क्रिएट पोल किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक है ये पोल। अरविंद केजरीवाल इस नंबर के मुताबिक अपना पुराना नंबर भी क्रॉस कर सकते हैं। 68 नंबर हो सकता है। ये बड़ी बात है हायर साइड पर। और बीजेपी का हायर साइड पर नंबर 11 हो सकता है, लेकिन लोअर साइड पे 59 और 2 का नंबर रह सकता है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी 68 होगी तो बीजेपी 2 होगी। अगर आम आदमी पार्टी 59 होगी तो बीजेपी 11 होगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। कांग्रेस का खाता यहां नहीं खुल रहा। ये एग्जिट पोल हाल फिलहाल में सबसे सटीक साबित हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नंबर 2 रह जाता है तो इससे बड़ी पॉलिटिकल बड़ी एम्बैरेसमेंट कुछ नहीं हो सकती। ओके, बताइए। बिल्कुल, यदि 2 होता है तो फिर इसका मतलब वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ता। इसका मतलब फिर हिंदू मुस्लिम छोड़ के कोई नया शस्त्र आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इजाद करना होगा। जी, लेकिन क्या रामकृपाल सिंह, क्या हम दिल्ली को देश मान सकते हैं? क्योंकि 2015 में बम्पर हार हुई थी बीजेपी। मैंने इसीलिए कहा ना कि देखिए, किसी एक चुनाव से बहुत ज्यादा निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। मैं फिर अभी कह रहा हूं कि ये पोल परसेंटेज क्या होता है, मैं उसको देखूंगा जिसका पूरे देश पर असर पड़ता है। केवल दिल्ली के चुनाव या बिहार के चुनाव आप जानते ही हैं क्या हुआ था। जैसे मैंने कहा, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, लोगों को लगता था कि बिल्कुल साफ हो गए।
पता चला कि 330 महापौल के सीटें आ फाइनल गई। आंकड़े 54, आम आदमी पार्टी 15, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो खाता है वो शायद खुलेगा शायद नहीं खुलेगा, 1 का नंबर उनका महापौल में तो बरकरार है। फिलहाल इस महापौल में इतना ही, इस महा एग्जिट पोल में इतना ही। केजरीवाल की वापसी हो रही है। इस महा एग्जिट पोल का निष्कर्ष यही है, क्योंकि हर बहस के आखिर में मैं निष्कर्ष देता हूं। आज का निष्कर्ष फिलहाल यही है, लेकिन 11 को हम और आप मिलेंगे, तय होगा सब कुछ।